अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 2 केमिस्ट्री का स्टार्ट कर रहे हैं। एम कैट ई कैट के स्टूडेंट जितने भी हैं उनकी क्विक रिवीजन इस लेक्चर के थ्रू हो जाएगी। तो चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। आपके इस चैप्टर में 3 स्टेट्स ऑफ मैटर डिस्कस की गई हैं, गैसेस, लिक्विड्स एंड सॉलिड्स। ये आपके पास 3 टॉपिक्स हैं जिसको आपने डिटेल में डिस्कस करना है इस चैप्टर में। तो सबसे पहले 3 स्टेट ऑफ मैटर में मैटर क्या है ये पता होना चाहिए। तो मैटर आपके पास कोई भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसे आप डिफाइन कर दें, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज सम स्पेस एंड हैज सम मास। तो अगर आपके पास ऐसा कोई सब्सटेंस जो कोई जगह ऑक्यूपाई कर रहा हो या उसका कोई ना कोई मास हो तो उसे आप मैटर कहेंगे। वो कुछ भी हो सकता है। अब मैटर जो है वो एग्जिस्ट करता है, आपने पढ़ा हुआ है, गैसियस स्टेट में, लिक्विड और सॉलिड स्टेट में। तो आपके पास गैस, लिक्विड, सॉलिड, ये 3 स्टेट्स ऑफ मैटर हैं। आपके पास गैस जो है इट हैज नो प्रॉपर शेप एंड नो इसका वॉल्यूम। तो जो आपकी गैस है वो कोई भी शेप अपनी प्रॉपर नहीं रखती और ना ही उसका कोई वॉल्यूम होता है। आपके पास इसको किसी भी शेप में डाला जा सकता है। इसे आप कंप्रेस कर सकते हैं, इसको आप एक्सपेंड कर सकते हैं और जिस भी वेसल में डालेंगे, जिस भी आप बर्तन में डालेंगे, ये उसकी शेप इख्तियार कर लेगा। और लिक्विड जो है बरक्स इसकी भी कोई शेप नहीं होती, लेकिन इसका वॉल्यूम स्पेसिफिक होता है। लिक्विड आपके पास जो है वो स्पेसिफिक वॉल्यूम रखता है, यानी कि आप उसको किसी भी कंटेनर में डालेंगे वो उसकी शेप तो ले सकता है लेकिन उसका अपना एक वॉल्यूम है। ये आपके पास कंप्रेस हो सकता है लेकिन बहुत मामूली सी मिकदार में। तो आप इसको कहते हैं निग्लेजिबल एक्सटेंट तक ये प्रेशर बर्दाश्त कर सकता है, ये कंप्रेस हो सकता है। लेकिन जब हम बात करते हैं सॉलिड्स की, तो सॉलिड्स के प्रॉपर शेप भी होती है और इनका प्रॉपर वॉल्यूम भी होता है। ये ना तो कंप्रेस हो सकते हैं ना ही एक्सपेंड हो सकते हैं। ये आपके पास अगर हाई प्रेशर भी अप्लाई करें तो ये टूट जाएंगे सॉलिड्स, लेकिन ये ना तो कंप्रेस होंगे ना एक्सपेंड होंगे और इनका जो वॉल्यूम है वो स्पेसिफिक होता है, इनका फिक्स वॉल्यूम होता है। अब दुनिया में इतने सारे सब्सटेंसेस मौजूद हैं कि जिनको आप कह सकते हैं कि उनके तीनों स्टेट्स मौजूद हैं। जैसे कि पानी आपके पास है, सॉलिड भी है, लिक्विड भी है, गैसेस स्टेट में भी है। सॉलिड आपने बर्फ देखी हुई है, लिक्विड आपके पास पानी है इटसेल्फ वाटर, और आपके पास जो गैसेस स्टेट है अगर आप उसे बॉईल करते हैं तो वो आपके पास स्टीम में कन्वर्ट हो जाती है। तो इस तरह के अगर इतने सारे सब्सटेंसेस मौजूद हैं कि आप उनको तीनों स्टेट्स में देख सकते हैं। अब ये तो बात हो गई आपके पास इनकी प्रॉपर्टीज के। अब काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी की बेस में क्या है, तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी क्या है। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के कुछ यहाँ पर पोस्टुलेट्स आपको गिवन है, ये आपने पढ़ने। तो सबसे पहले कुछ पॉइंट्स आपको मैं यहाँ पर डिस्कस करके बता रहा हूँ। तो काइनेटिक थ्योरी या काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, यहाँ पर नाम से वाज़ेह है कि आपके पास काइनेटिक यानी कि एनर्जी जिसमें वेलोसिटी का जिक्र हो, यानी कि ऐसी एनर्जी हम बात कर रहे हैं काइनेटिक एनर्जी जिसमें वेलोसिटी का कोई ना कोई कंपोनेंट हो। और मॉलिक्यूलर थ्योरी का मतलब कि कोई मॉलिक्यूल के ऊपर हम एक थ्योरी यहाँ पर बनाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले गैस के हवाले से बात कर रहे हैं। तो गैस आपके पास एक ऐसा मैटर है, एक ऐसी स्टेट ऑफ मैटर है जिसमें आपके पास मॉलिक्यूल्स बहुत वाइडली स्प्रेड हैं। अगर आप ये डायग्राम देखें तो आपके पास जो ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं ये आपस में एक दूसरे से बहुत दूर हैं। तो गैसियस स्टेट में आपके पास जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके पास जो स्पेस है वो बहुत ज़्यादा होता है। ये एक दूसरे से बहुत दूर दूर होते हैं और इनका आपस में वॉल्यूम देखा जाए तो इटसेल्फ मॉलिक्यूल का तो वॉल्यूम नेग्लिजिबल है, लेकिन इनके दरमियान में स्पेस काफ़ी ज़्यादा होता है। इसके अलावा आपके पास जो गैसियस मॉलिक्यूल्स हैं ये हमेशा कंटिन्यूस मोशन में होते हैं, हर वक्त ये मूव कर रहे होते हैं और एक स्ट्रेट पाथ में ट्रैवल करते हैं। अगर आप यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल इस मॉलिक्यूल को कंसिडर कर रहे हैं तो ये एक स्ट्रेट पाथ में ट्रैवल करेगा जब तक ये कोलाइड ना हो। तो ये आपके पास यहाँ पर मॉलिक्यूल दीवार से टकरा के, अब इसने अपनी डायरेक्शन बदली लेकिन अभी भी स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट पाथ है। फर्ज करते हैं ये इस मॉलिक्यूल से टकराया, तो अब टकराने के बाद ये दोबारा स्ट्रेट लाइन में ही मूव करेगा। इस तरीके से कंटिन्यूस मोशन में हर वक्त रहते हैं। अब अगर हमें इनका डिस्टेंस निकालना हो कि कितना इन्होंने ट्रैवल किया, तो एक टर्म कहलाती है एवरेज डिस्टेंस। ये आपके पास मीन फ्री पाथ भी कहलाता है। तो जो आपके पास एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल या एक मॉलिक्यूल दीवार के साथ टकराएगा तो उनके दरमियान जो डिस्टेंस होगा उसका एवरेज हम लेंगे, वो कहलाता है मीन फ्री पाथ। इसी तरीके से आपके पास तीसरा पॉइंट है कि आपके जो मॉलिक्यूल्स हैं ये दीवार से टकराएं या आपस में टकराएं, तो जो आपके पास कोलिजन होगा दैट इज परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। आपने इलास्टिक कोलिजन पढ़ा हुआ है फिजिक्स के अंदर। इसका मतलब ये होता है कि आपके पास कोई भी एनर्जी लॉस नहीं होगी। इसके अलावा आपके पास जो गैस का प्रेशर है वो दीवार के साथ टकराने पर ही जनरेट होता है, मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल टकराएंगे तो जनरेट नहीं होगा।
तो जो आपके पास कोलिजन बिटवीन द वॉल एंड मॉलिक्यूल होगा उसमें आपका प्रेशर जनरेट होगा, ये आपका गैस प्रेशर कहलाता है। इसके साथ साथ आपके पास और भी यहाँ पर एग्जांपल दी हुई है कि आपके पास अगर फॉर एग्जांपल गैस प्रेशर की बात की जाए, यहाँ पर इस डायग्राम को अगर आप देखें तो आपके पास मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल कोलिजन हो रहा है, लेकिन जब ये मॉलिक्यूल टकराता है दीवार के साथ तो ये टकराने के बाद एक प्रेशर जनरेट करता है। अब आपके पास यहाँ पर ये पिस्टन लगा हुआ है, ये ऊपर अगर जा रहा है तो इसका मतलब ये गैस इसके ऊपर प्रेशर अप्लाई कर रही है। नेक्स्ट पॉइंट आपसे कह रहा है कि अगर हम आइडियल गैस की एग्जांपल देते हैं, आइडियल गैस एक ऐसी गैस होती है जो एग्जिस्ट नहीं करती। इसकी हमने एक हाइपोथेसिस बनाई हुई है कि इस तरीके से अगर कोई गैस बिहेव कर रही है तो वो आइडियल गैस है। तो आपके पास आइडियल गैस ऐसी गैस है जिसके अंदर कोई अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस नहीं होती बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, और आपके पास ये हर एक मॉलिक्यूल इंडिपेंडेंटली एक्ट कर रहा होता है। और आपके पास लास्ट पॉइंट है कि आपकी जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है इन गैसेस मॉलिक्यूल्स की, तो ये आपके पास एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर ये इस फॉर्मूले से निकाली जा सकती है। तो आपके पास जो टेम्परेचर होगा, कोई भी अगर आपको बीच में टेम्परेचर गिवन हो, एब्सोल्यूट टेम्परेचर की बात नहीं हो रही यहाँ पर, अगर बीच में कोई भी टेम्परेचर आपको गिवन है और आपको एवरेज काइनेटिक एनर्जी निकालनी है किसी भी मॉलिक्यूल की, तो आप इससे एवरेज काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं। ये सारे पॉइंट्स जो हमने डिस्कस किए, इसी तरीके से आपकी काइनेटिक थ्योरी है लिक्विड के लिए भी और सॉलिड्स के लिए भी। सॉलिड और लिक्विड के लिए वही सारी बातें जो मैं पीछे डिस्कस कर चुका हूँ कि लिक्विड का आपके पास कोई डेफिनेट शेप नहीं होता, इसका स्पेसिफिक वॉल्यूम तो है, डेफिनेट वॉल्यूम तो है, लेकिन इसकी कोई शेप नहीं होती। आपके पास जो लिक्विड है ये इसके मॉलिक्यूल्स इतने क्लोजली अरेंज्ड होते हैं कि इनके अंदर कंप्रेशन नहीं होता, और ये आपके पास रैंडमली अरेंज गैसेस की तरह नहीं होते, और इनकी जो भी शेप होगी आप जिस भी बर्तन में डालेंगे उस वेसल के शेप को अटेन कर लेंगे। सॉलिड मैंने उसी तरीके से जो पहले डिस्कस किया कि आपके पास इनकी डेफिनेट शेप भी होती है, डेफिनेट वॉल्यूम भी होता है, और जो इनके पार्टिकल्स होते हैं वो अरेंज होते हैं किसी फिक्स पैटर्न में, और हर वक्त इनके जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो इनके एटम्स हैं, वो वाइब्रेटिंग मोशन में होते हैं, ये आपके पास हर वक्त वाइब्रेट कर रहे होते हैं। तो ये सारे आपके काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी थी। अब गैसेस स्टेट के ऊपर बात करते हैं, इनको थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो गैसेस आपके पास जो हैं वो एक ऐसे स्टेट ऑफ मैटर है जो कि आपके कन्वर्ट हो जाता है आराम से लिक्विड और सॉलिड के अंदर। आप अगर उनका टेम्परेचर जो है वो बढ़ाते हैं या कम करते हैं डिपेंडिंग अपॉन द सब्सटेंस। तो बिहेवियर ऑफ गैसेस के ऊपर बात करते हैं। तो सबसे पहले आपके पास डिफ्यूजिबिलिटी, डिफ्यूज करने की एबिलिटी को आप कहते हैं डिफ्यूजिबिलिटी। तो डिफ्यूजिबिलिटी है क्या इटसेल्फ, आपके अगर गैस मॉलिक्यूल्स किसी भी कंटेनर में फॉर एग्जांपल आपने रखें, किसी भी वेसल में आपने रखें, और उसमें से वो गैस मॉलिक्यूल एस्केप हो जाए, निकल जाए बाहर, तो ये फिनोमेना आपके पास कहलाता है डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन आपके पास ऐसी एबिलिटी है किसी भी गैसेस मॉलिक्यूल्स की कि वो किसी भी कंटेनर से अगर स्प्रेड आउट हो जाए, आपने तो ढक्कन बंद करके रखा है लेकिन उसमें छोटे छोटे सुराख मौजूद हैं, अगर उन सुराख में से, उन पोर्स में से आपके गैसेस मॉलिक्यूल्स निकल के बाहर चले जाते हैं, तो ये आपके पास प्रॉपर्टी है इनकी जिसे आप कहते हैं डिफ्यूजिबिलिटी। फॉर एग्जांपल आपके पास एक परफ्यूम घर में सबके पड़ा होता है, आप उसे घर के या कमरे के किसी एक कोने पे उसको स्प्रेड करें, तो वो जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं वो एक कोने से लेके दूसरे कोने तक आराम से ट्रैवल करेंगे। आपको एक जगह स्मेल आ रही है, दूसरी जगह नहीं आ रही, लेकिन आप थोड़ा सा टाइम वेट करते हैं तो आपको दोबारा स्मेल आना शुरू हो जाती है दूसरी पोजीशन पे भी। तो ये जो गैस थे ये पूरे ट्रैवल करके आ रहे हैं आपके फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। तो ये जो स्लोली आपके पास जो है ट्रैवल किया गया गैसेस मॉलिक्यूल्स का, ये एबिलिटी इनकी थी डिफ्यूजन करने की, तो इस वजह से ये आपके एक कोने से दूसरे कोने तक चले गए। अब होता क्या है, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी की टर्म में अगर बात करें तो आपके पास जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं इनके दरमियान स्पेस बहुत होता है। अब डिफ्यूजन होती है फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, यानी कि आपके पास जहां पर क्वांटिटी कम है उस पर्टिकुलर गैस मॉलिक्यूल्स की, तो आपके गैस मॉलिक्यूल उस तरफ ट्रैवल करते हैं। इसी तरीके से एक और कॉन्सेप्ट है आपके पास इफ्यूजन। इफ्यूजन कहते हैं अपोजिट ऑफ डिफ्यूजन, यानी कि आपके पास फॉर एग्जांपल दो गैसेस आपने कंटेनर के अंदर मिक्स की हुई थी। अब ये जो दो गैसेस हैं ये आपके पास मिक्स हो गई, यानी कि आपके पास बारीक सुराख थे पोर्स से जिसके अंदर से गैसेस आपके पास लीक आउट हो गई, स्केप हो गई। फॉर एग्जांपल आप टायर की एग्जांपल लें अगर, तो टायर के अंदर आपने एयर भर दी। अब आपका फॉर एग्जांपल टायर में छोटे छोटे सुराख आए हुए थे, टायर बारीक सा पंचर हुआ था, या जो नोजल होती है जहां से आप हवा भरते हैं वो नोजल खराब थी।
तो क्या होगा, थोड़े से कर करके आपके पास एयर उस टायर से निकल जाएगी। तो ये जो फिनोमेना था, आपके डिफ्यूजन नहीं हुई, डिफ्यूजन तो एक प्लेस से दूसरी प्लेस चली गई, आपके पास स्प्रेड हो गई गैस, लेकिन इफ्यूजन आप कहते हैं आपने एक वेसल के अंदर उस गैस को डाला और उसमें से वो एस्केप आउट हुआ थ्रू टाइनी होल्स या पोर्स। तो आपके पास जो लॉस ऑफ प्रेशर आपका आया था टायर के अंदर वो हुआ बिकॉज एयर इफ्यूजेस फ्रॉम द टायर। तो ये एक फिनोमेना है अपोजिट ऑफ डिफ्यूजन। एग्जाम्पल लेते हैं फ्यूजन की। आपके पास यहाँ पर एक कंटेनर है जिसके अंदर बहुत सारी गैसेस भरी हुई है, लेकिन दूसरा एक और कंटेनर आपने उसके साथ रखा है जो बिल्कुल खाली है। आप क्या करेंगे, उनके दरमियान एक छोटा सा सुराख करेंगे, तो वन बाय वन आपके गैसेस मॉलिक्यूल्स खाली कंटेनर में जाना शुरू हो जाएंगे। तो ये आपका प्रोसेस कहलाता है इफ्यूजन ऑफ अ गैस। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपके पास है कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी आपके पास एक ऐसी एबिलिटी है, सॉलिड्स लिक्विड्स के अंदर ये कम होती है, गैसेज में बहुत ज्यादा होती है। सॉलिड और लिक्विड के अंदर आपके पास कंप्रेसिबिलिटी बहुत मामूली सी होती है, सॉलिड के अंदर तो ना होने के बराबर होती है, लेकिन गैसेस के अंदर आपके पास कंप्रेसिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा कंप्रेस हो सकते हैं। यानी आप अगर एक पूरे कमरे की गैस को इकट्ठा करें और उसे कंप्रेस करें तो आपके पास एक छोटा सा बॉक्स लें, जितना छोटा आप समझ सकते हैं, उसके अंदर भी वो गैस कंप्रेस होके आ सकती है। तो सिंपल सा आपके पास यहाँ पर कॉन्सेप्ट है कि आपकी गैस जो है वो कंप्रेस हो सकती है। जैसे ही आप उसके फोर्स लगाएंगे, उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करेंगे, तो जो मॉलिक्यूल्स दूर दूर थे ये करीब करीब आ जाएंगे। तो काइनेटिक थ्योरी आपको यही कहती है कि आपकी गैस जो है वो कंप्रेस आराम से हो जाती है और आपके जो मॉलिक्यूल्स हैं प्रेशर अप्लाई करने पर वो करीब आ जाते हैं। जैसे मैंने अभी पीछे एग्जांपल दी थी टायर्स की, तो टायर के अंदर आप हवा भरते किस तरीके से, आप उस पर प्रेशर अप्लाई करते हैं, तो जो मॉलिक्यूल्स दूर दूर होते हैं वो करीब आके एक पर्टिकुलर जगह पर जाके आप उनको भेज देते हैं। और इसी तरीके से कंप्रेसिबिलिटी का अपोजिट है, रिवर्स है एक्सपेंसिबिलिटी। एक्सपेंसिबिलिटी नाम से वाज़ेह, फॉर एग्जांपल आपके टायर में हवा आपने भर दी और टायर आपका एकदम से फट गया या पंचर हो गया, तो जितनी भी हवा उसके अंदर थी वो सारी की सारी एक्सपेंड हो गई, बाहर आ गई, अब वो एटमॉस्फेयर में जाके फैल गई। तो इस तरीके से अपोजिट आपके पास होता है कंप्रेसिबिलिटी का एक्सपेंसिबिलिटी। और इस तरीके से आपके जो प्रेशर आपने अप्लाई किया था, अब प्रेशर आपका कम हो गया और आपकी जो गैस है वो दूर दूर उसके मॉलिक्यूल्स दोबारा से हो गए। और आपका जो प्रेशर है अगर आप उसको चेंज करते हैं तो आपको पता है वॉल्यूम भी उसका इंक्रीज या डिक्रीज होता है। यहाँ पर ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि आपके पास जो वॉल्यूम है वो क्यूबिक डेसीमीटर, डेसीमीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब, इस तरीके से आपका मेजर होता है। और ये प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए कि 1 डेसीमीटर क्यूब कितने सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है। अब जल्दी जल्दी आगे चल रहे हैं डिटेल में, बाकी आपने जो चीज़ें यहाँ पर पढ़नी है वो खुद आपको घर पे एक दफ़ा रिवाइज करनी है। नेक्स्ट टॉपिक आपका है प्रेशर। प्रेशर आपके पास जो है, जिस तरह पीछे डिस्कस किया, वॉल्यूम चेंज करेंगे तो प्रेशर आपके पास चेंज होगा, या प्रेशर चेंज करेंगे तो वॉल्यूम चेंज होगा। प्रेशर आपके पास एक्सटर्नल प्रेशर होता है एक, और एक इंटरनल प्रेशर होता है। एक्सटर्नल प्रेशर आपके पास जो है, जैसे कि आप खुद अप्लाई करते हैं या एटमॉस्फेयर ने एक प्रेशर आपके ऊपर अप्लाई किया हुआ है, तो ये सारे एक्सटर्नल प्रेशर है। इंटरनल प्रेशर वो होता है जो आपके गैस का अपना प्रेशर होता है, जो गैस खुद अप्लाई कर रहा होता है। तो जो एक्सटर्नल प्रेशर में एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ये हम सब पर इस दुनिया के अंदर, अर्थ के अंदर जितनी भी चीजें, उनके ऊपर कोई ना कोई प्रेशर अप्लाई हो रहा है, वो है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो बराबर होता है 14.7 psi के। तो यहाँ पर एक कंडीशन आती है कि अगर आप एट सी लेवल हो और आपका टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो, तो जो आपके पास मास ऑफ एटमॉस्फेयर ऑन आवर बॉडी होगा, यानी जितना प्रेशर हमारे ऊपर अप्लाई हो रहा होगा, वो 14.7 psi पाउंड्स पर स्क्वायर इंच अप्लाई हो रहा होगा। अब यहाँ पर दो कॉन्सेप्ट्स आते हैं, एक प्रेशर एटमॉस्फेरिक और एक प्रेशर गॉज प्रेशर जिसे हम कहते हैं। गॉज प्रेशर का मतलब जो हम एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करें एटमॉस्फेरिक के अलावा। फॉर एग्जांपल टायर के अंदर आप हवा भरवाते हैं, आप उसको 28 या 30 रखते हैं, तो जो 28 या 30 नंबर आप बोलते हैं उसको, वो होता है 28 या 30 psi। अब अगर फॉर एग्जांपल आपकी गाड़ी में उसने 28 psi इजाफी डाल दिया, तो जो 28 psi इजाफी डाला है वो आपके पास है गॉज प्रेशर। और आपके ऊपर जो अप्लाई हो रहा है, यानी कि दुनिया में हर सब्सटेंस के ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर अप्लाई हो रहा है, तो इसको भी आपने ऐड करना है। तो टोटल प्रेशर हमारे पास जो होगा उसको हम कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्लस गॉज प्रेशर इज इक्वल टू टोटल प्रेशर। ये आपके पास फॉर्मूला है किसी भी एक्सटर्नल टोटल प्रेशर को निकालने का। एग्जाम में आपके एमसीक्यू इससे रिलेटेड आते हैं, जिसमें आपको बताया जाता है कि ये इतना प्रेशर इस पर अप्लाई हो रहा है, सिर्फ गॉज प्रेशर बताया जाएगा और बोला जाएगा कि बताएं टोटल प्रेशर क्या होगा। तो आपको ये वैल्यूज याद होनी चाहिए।
नेक्स्ट आपके पास इसी तरीके से ये यूनिट्स के ऊपर बात की गई है, आपने खुद पढ़ना है पूरा पोर्शन। मैं बस यहाँ पर आपको कुछ यहाँ पे जो चीज़ें गिवन है उन पे बात कर रहा हूँ, जैसे कि 14.7 psi को 760 mm ऑफ मर्करी भी कहते हैं या 760 टॉर भी हम उसे कहते हैं। इसके अलावा आपके पास 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी बराबर होता है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। और भी इसके प्रेशर के बहुत सारे यूनिट्स हैं, ये प्रॉब्लम्स आपने खुद देखनी है, ये बहुत ईजी सी हैं तो मैं इनको डिस्कस नहीं कर रहा। आपको सिर्फ कन्वर्ट करना है कि प्रेशर को इस यूनिट से दूसरी यूनिट में करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, तो ये सारा काम आपको करना है। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पर टेम्परेचर के हवाले से बात की गई है। टेम्परेचर के कुछ फार्मूलाज हैं जो आपको याद होने चाहिए। पहला फार्मूला आपके पास ये कि टेम्परेचर इन केल्विन स्केल बराबर होता है टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273। तो आपके पास टेम्परेचर जो है वो सिंपल एक तरह से कह सकते हैं कि प्रॉपर्टी है टू डिटरमाइन द फ्लो ऑफ हीट, यानी आप किसी भी हीट की डायरेक्शन को मेजर कर लें तो वो कहलाता है टेम्परेचर। तो आपके पास फ्लो ऑफ हीट को डिटरमाइन करने की प्रॉपर्टी को कहा जाता है टेम्परेचर। इसके 3 स्केल हैं, एक आपका सेंटीग्रेड स्केल, एक आपका केल्विन स्केल और एक आपके पास फ़ारेनहाइट स्केल। फ़ारेनहाइट स्केल के लिए आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए कि टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड बराबर है टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट -32 होल डिवाइड बाय 1.8। इस फॉर्मूले के थ्रू अब आप किसी भी टेम्परेचर को कन्वर्ट कर सकते हैं फ्रॉम डिग्री सेंटीग्रेड टू फ़ारेनहाइट या फ़ारेनहाइट टू डिग्री सेंटीग्रेड आफ्टर रीअरेंजिंग। तो ये सारे आपके पास प्रॉपर्टीज थी गैसेस की। अब बात करते हैं गैस लॉस के ऊपर। गैस लॉस का मतलब ये कि जो आपने मास, वॉल्यूम, प्रेशर, टेम्परेचर ये सब अभी तक पढ़ा है, इसको आपस में इंटरलिंक किस तरीके से किया जाए। तो कुछ साइंटिस्ट थे जिन्होंने आपके इनके दरमियान रिलेशंस को जनरेट कर लिया था। तो आपके पास पहले साइंटिस्ट यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं जैसे कि बॉयल्स लॉ। तो रॉबर्ट बॉयल एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने आपके पास ये इसकी स्टडी की थी कि आपके पास वॉल्यूम और प्रेशर के दरमियान क्या रिलेशन होगा। तो फॉर एग्जांपल इनके एक्सपेरिमेंट के ऊपर बात करें, इन्होंने एक जे शेप ट्यूब ली थी, उसके अंदर क्या किया कि आपके पास मरकरी भरा। तो फॉर एग्जांपल पहले आपके पास ये ट्यूब थी, इन्होंने क्या किया मरकरी को भरा। अब जब इन्होंने यहाँ से मरकरी को इन किया तो आपके पास जो अंदर गैस थी, अंदर हवा थी, वो एक पॉइंट पे आके इकट्ठी हो गई। अब यहाँ पर आपके पास सारी गैस यानी कि एयर भरी हुई है और मरकरी को यहाँ पर लेवल को मेंटेन किया हुआ है। उसके बाद इन्होंने क्या किया कि आपके पास मरकरी को दोबारा भरना शुरू किया और ज्यादा इन्होंने भरा। तो जितना उन्होंने लेवल इंक्रीज किया उसको यहाँ पर इन्होंने नाम दे दिया H। जितना इन्होंने इसका मरकरी का लेवल इंक्रीज किया, आपने यहाँ पर देखें, गौर करें कि इसके गैस का जो वॉल्यूम है वो श्रिंक हो गया, रिड्यूस हो गया। तो यहाँ से इन्होंने कंक्लूड किया कि अगर आप प्रेशर बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम कम हो जाता है। जब इन्होंने यहाँ पर इसका मरकरी का वॉल्यूम बढ़ाया, यानी कि मरकरी का प्रेशर इन्होंने बढ़ाया, तो आपके पास वॉल्यूम जो था एयर का या गैस का वो कम हो गया। तो यहाँ से एक कंक्लूजन इन्होंने जनरेट किया। इन्होंने कहा कि मेरे पास जो टोटल प्रेशर है वो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपके पास वो था जो इन्होंने फर्स्ट टाइम पे मरकरी डाला और लेवल बराबर करने पर, यहाँ पर मैं दोबारा दिखा रहा हूँ, लेवल बराबर करने पर जो एयर यहाँ पर आई ये बराबर थी एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। फिर इन्होंने क्या किया, आपका हेड प्रेशर बढ़ाया, PH मतलब हेड प्रेशर, जो हाइट इसकी थी उसको इन्होंने बढ़ाया, जिसे आप एक्सेस प्रेशर भी कह रहे हैं। तो टोटल प्रेशर जिस तरह पीछे मैंने डिस्कस किया था एटमॉस्फेरिक प्लस गॉज प्रेशर, तो गॉज प्रेशर भी एक तरह से हेड प्रेशर ही होता है, एक्सेस प्रेशर ही होता है। अब यहाँ से एक रिलेशन इन्होंने कहा, एक थ्योरी दी, एक अपना लॉ फिर बाद में बनाया कि जो आपका वॉल्यूम है ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस, तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आपके प्रेशर के एट एनी गिवन टेम्परेचर। यहाँ टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। तो जो भी आपका वॉल्यूम होगा किसी भी गैस का, तो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा उसके ऊपर जो प्रेशर एग्जर्ट किया जा रहा है, या आप इसका अपोजिट कह सकते हैं, जो आपका प्रेशर है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम। तो यहाँ से एक चीज कंक्लूड की जा सकती है कि अगर हम प्रेशर को डबल कर लें तो वॉल्यूम उसका हाफ हो जाएगा। इसी तरीके से अगर प्रेशर को हाफ कर दें तो वॉल्यूम डबल हो जाएगा। ये सारा आपके पास बॉयल्स लॉ था। ये ग्राफ एक आपके पास आ रहा है, इस ग्राफ के अंदर यही बताया गया है कि आपके पास अगर वॉल्यूम और प्रेशर इनको ग्राफ में प्लॉट किया जाए, यानी P वर्सेस V डायरेक्ट रिलेशन रखा जाए, तो एक ये इस तरीके से हाइपरबोलिक कर्व आता है। लेकिन अगर आपके पास वॉल्यूम और 1/P कर लिया जाए, क्योंकि आपने पढ़ा है कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/P या वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P,
तो अगर मैं v वर्सेस p करता हूँ, ये v वर्सेस 1/p करता हूँ, तो डायरेक्ट रिलेशन में एक स्ट्रेट लाइन आती है, इनवर्स रिलेशन में मेरे पास एक कर्व आता है। ये तो हो गया ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। इन्होंने एक और यहाँ पर एक तरह से रियल लाइफ एग्जांपल दी है कि आप एक कंटेनर के अंदर गैस भर दें, उसमें आप प्रेशर जो है इंक्रीज करें, प्रेशर बढ़ा दें, तो आपके पास ऑन इंक्रीजिंग द प्रेशर आपके जो मॉलिक्यूल्स हैं इनका स्पेस कम हो जाएगा, और इंक्रीजिंग प्रेशर की वजह से ये गैसेस मॉलिक्यूल करीब आ जाएंगे और वॉल्यूम इनका श्रिंक हो जाएगा। तो ऑन इंक्रीजिंग द प्रेशर वॉल्यूम रिड्यूसेस। तो ये आपके पास इस तरीके से एक डायरेक्ट रिलेशन आ गया है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/p या V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P। अब आगे इसकी मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है, ये मैं डिस्कस नहीं कर रहा, ये आप लोग खुद भी समझ सकते हैं, ये आपने पढ़ा हुआ है, सिर्फ क्विक रिवीजन हो रही है। तो आपके पास P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, ये एक्सप्रेशन है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। इससे रिलेटेड एक एग्जांपल यहाँ पर गिवन है कि आपको अगर 4 में से 3 चीजें गिवन हो, फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपको फाइनल वॉल्यूम निकालना है, इनिशियल और फाइनल वॉल्यूम में से इनिशियल वॉल्यूम गिवन है और इनिशियल और फाइनल प्रेशर गिवन है, तो यहाँ से आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से। नेक्स्ट आपके पास है चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ आपके पास उसी तरीके से जिस तरह बॉयल्स लॉ था, यहाँ पर चार्ल्स लॉ ने अपनी एक स्टेटमेंट दी थी। इन्होंने कहा था कि वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस इंक्रीजेस और डिक्रीजेस बाय 1/273 टाइम्स of its original volume at 0 degree centigrade for every degree rise and fall of temperature at a given pressure। और अगर बिल्कुल सिंपल स्टेटेड इनको किया जाए तो इनके कहने का मतलब ये था कि वॉल्यूम जो है किसी भी गैस का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के एट एनी कांस्टेंट प्रेशर, और अगर आप उसमें कोई गिवन प्रेशर कर दें तो आपके पास जो वॉल्यूम है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। अब चार्ल्स लॉ को काइनेटिक थ्योरी के टर्म्स में बात की जाए तो आपके पास एट डिक्रीजिंग टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी विल आल्सो डिक्रीज, क्योंकि टेम्परेचर रिलेट कर रहा है काइनेटिक एनर्जी से, टेम्परेचर वेलोसिटी से रिलेट कर रहा है। जब आप गैस का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो आपके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो चार्ज अप हो जाते हैं, ज्यादा स्पीड से मूव करना शुरू करते हैं। जब आप टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं तो वेलोसिटी आपके पास मॉलिक्यूल्स की कम हो जाती है। इनका जो टेम्परेचर है वो एनर्जी देता है, जब आप टेम्परेचर कम करते हैं तो वो एनर्जी कम कर देता है। तो इस तरीके से आपकी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज करते हैं टेम्परेचर डिक्रीज हो जाती है, इंक्रीज करते हैं तो इंक्रीज हो जाती है। अब मैथमेटिकली इसको रिप्रेजेंट करने हैं तो उसी तरीके से आपके पास वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, इसके आप जो है कांस्टेंट कर लें, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएं एट कांस्टेंट प्रेशर, तो आपके मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन की V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2 आ जाती है। अब ये आगे जितनी भी थ्योरी है सब आपने पढ़नी है, इसको मैं वैसे ही समझा देता हूँ कि आपके पास -273 डिग्री सेंटीग्रेड या -273.16 डिग्री सेंटीग्रेड ये आपका कहलाता है एब्सोल्यूट जीरो या 0 डिग्री ऑफ द एब्सोल्यूट स्केल, जिसको आप केल्विन स्केल भी कहते हैं। पीछे हमने फॉर्मूला डिस्कस किया था, आपके पास केल्विन को सेंटीग्रेड में अगर कन्वर्ट करना हो तो कौन सा फॉर्मूला हम डिस्कस करेंगे। इसी तरीके से अब आगे चार्ल्स लॉ के अंदर इन्होंने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दी थी। इन्होंने क्या किया, पहले अपने पॉइंट्स को प्लॉट किया, क्योंकि एब्सोल्यूट जीरो तक आज तक कोई नहीं जा सका और जा भी नहीं सकता। अर्थ के अंदर आप एब्सोल्यूट जीरो को अचीव नहीं कर सकते। इन्होंने कहा कि किसी भी आइडियल गैस की अगर बात की जाए तो आइडियल गैस अगर गैस ही रहती है टेम्परेचर कम करने पर, तो एट -273 डिग्री सेंटीग्रेड या 0 केल्विन उसका जो वॉल्यूम है वो 0 हो जाएगा, यानी कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, खत्म हो जाएगा। तो क्योंकि उनके पास चार्ल्स के पास डाटा इतना नहीं था कि वो पीछे -273 तक जाते, तो जहां तक डाटा था उनके पास उन्होंने वहां तक की वैल्यूज को प्लॉट किया और फिर एक्स्ट्रापोलेट किया। इन्होंने अपने ग्राफ को एक्स्ट्रा ड्रॉ किया और लेफ्ट हैंड साइड पे जो आपका एक्स एक्सिस है, नेगेटिव एक्स एक्सिस, वहां पर इसको जहां तक आपकी लाइन एक्स्ट्रापोलेट हो सकती थी एक्स एक्सिस पे आके टच कर दिया। तो जो पॉइंट यहाँ पर इन्होंने टच किया वो -273 डिग्री सेंटीग्रेड था। अब जो हमारे पास आइडियल गैस है वो तो एग्जिस्ट ही नहीं करती, लेकिन आइडियल गैस के क्लोज हाइड्रोजन या ऑक्सीजन गैस थोड़ी सी है, लेकिन ये भी एक सर्टेन टेम्परेचर पे आके लिक्विफाई और सॉलिडिफाई हो जाते हैं। तो आइडियल गैस के लिए ये लॉ अप्लाई हो सकता है कि इन्होंने कहा था कि आपके पास अगर वो गैस ही रहती है तो -273 डिग्री सेंटीग्रेड पर जाकर ये गैस बिल्कुल 0 वॉल्यूम पे हो जाएगी, यानी कि इसका जो वॉल्यूम है खत्म हो जाएगा, गैस एग्जिस्टेंस से ही हट जाएगी।
और इस ग्राफ से ये भी रिप्रेजेंट किया जा रहा है कि आपके पास इंक्रीजिंग टेम्परेचर पे वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीजिंग टेम्परेचर पे वॉल्यूम भी डिक्रीज हो रहा है। अब आगे आपके पास ये प्रॉब्लम है इसी लॉ से रिलेटेड कि आपको ये सारी चीजें गिवन है, डाटा गिवन है, आपने चार्ल्स लॉ मैथमेटिकल इक्वेशन अप्लाई करके वैल्यू निकालनी है। तो बिल्कुल सिंपल सा, ये आप खुद भी कर सकते हैं। हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आ रहे हैं, एवोगाड्रोस लॉ। तो जिस तरह अभी आपने दो लॉज को डिस्कस किया, उसी तरीके से तीसरा लॉ है। एवोगाड्रो को आपने बहुत ज्यादा सुना है, एवोगाड्रो एक नंबर भी बहुत मशहूर है आपके पास। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने एक रिलेशनशिप दिया था वॉल्यूम और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के दरमियान। जाहिर है एवोगाड्रो नंबर भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या एटम आयन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर इन्होंने जो रिलेशनशिप दिया, इन्होंने कहा कि आपके पास इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन्स द सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी कि आपके पास जो वॉल्यूम है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो आपका जो वॉल्यूम है डायरेक्ट रिलेशन अगर रखता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर। फॉर एग्जांपल, आप एक वॉल्यूम लेते हैं, स्पेसिफिक इक्वल वॉल्यूम लेते हैं, दो तीन डिफरेंट गैसेस लेते हैं, उनका इक्वल वॉल्यूम लेते हैं। आप ऑक्सीजन ले लें, आप नाइट्रोजन ले लें, आप कोई भी और गैस ले लें, तो इक्वल वॉल्यूम पर उनके जो नंबर ऑफ मोल्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे वो सारे सेम होंगे। अब यहाँ पर एक चीज डिस्कस करना लाजमी है कि आपके पास एट 22.4 डेसीमीटर क्यूब आपकी जो गैस है एट STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर आपके पास होता है 273 केल्विन। स्टैंडर्ड हर जगह की डिफरेंट है, यहाँ पर आपके पास 273 केल्विन स्टैंडर्ड है। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm प्रेशर या 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये आपका कंस्टिट्यूट करता है 1 मोल ऑफ एनी गैस। तो अगर आप कोई भी गैस लेते हैं, उसको इस स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर में 22.4 डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम लेते हैं, तो वो बराबर होता है 1 मोल ऑफ दैट गैस के। तो आपके ये जो आपके पास 1 मोल ऑफ दैट गैस है, इसमें जो वॉल्यूम आपने स्पेसिफिक कर दिया, ये कहलाता है मोलर गैस वॉल्यूम, और आप इसको वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ अ गैस भी कह सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर ये चीज समझाई गई है कि एट दिस पर्टिकुलर वॉल्यूम, जो कि स्टैंडर्ड गैस वॉल्यूम है, मोलर गैस वॉल्यूम है, इसमें आपके पास मास ऑफ 1 मोल ऑफ दैट गैस आप लें तो वो बराबर हो। फॉर एग्जांपल, इन्होंने क्या किया, यहाँ पर देखें, इन्होंने कहा कि 22.4 सबका एक सेम हम इक्वल वॉल्यूम ले लेते हैं। ऑक्सीजन है, सल्फर डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, हाइड्रोजन है, ये सब आपके पास बराबर है 1 मोल के, यानी कि आपके पास 32 ग्राम्स ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास है, 80 ग्राम्स आपके पास सल्फर ट्राइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास है, इसी तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस, ये सबके इनके मॉलिक्यूलर मास है जो कि बराबर है 1 मोल ऑफ दैट गैस के। तो इस तरीके से आपके पास एट अ इक्वल वॉल्यूम आपके नंबर ऑफ मोल्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बराबर होते हैं। तो ये था आपके पास एवोगाड्रोस लॉ, जिसमें आपको सिर्फ ये देखना था कि आपके मॉलिक्यूल्स को या मोल्स को किस तरह रिलेट किया इन्होंने वॉल्यूम के साथ। ये एक एग्जांपल है, ये आप लोगों ने खुद करनी है। ये सिंपल सा जो भी हमने पढ़ा उससे रिलेटेड यहाँ पर एक आपको मॉलिक्यूलर मास निकाल के दिखाया है। अब बात कर रहे हैं जर्नल गैस इक्वेशन पे। जर्नल गैस इक्वेशन क्या है, आपके आइडियल गैस इक्वेशन भी इसको कहा जाता है, क्योंकि ये आइडियल गैस के ऊपर बनाई गई है। आइडियल गैस को सामने रखते हुए बेसिस इसके आइडियल गैस थे। तो इस जर्नल गैस इक्वेशन में हम क्या करते हैं, जितने भी लॉज अभी हमने पढ़े इन सबको आपस में कंबाइन करते हैं और एक यूनिक इक्वेशन निकाल के लाते हैं कि आपके पास कोई भी प्रॉब्लम इससे रिलेटेड हो और तीनों चीजें आपके पास रिलेशन में हो, यानी कि टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स वगैरह, ये सब आपके रिलेशन में हो, तो ये जर्नल गैस इक्वेशन उधर हमें हेल्प आउट करती है। तो सिंपल सी इसकी डेरिवेशन है, ये सब आपने पढ़ी हुई है कि आप क्या करें, ये सारे रिलेशन इकट्ठे करें कि आपके पास वॉल्यूम किस तरीके से किस चीज के साथ रिलेटेड है। तो सारे जब आप कंबाइन करते हैं, यानी वॉल्यूम रिलेटेड है 1/p टेम्परेचर और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के, तो आपके पास प्रोपोर्शनैलिटी हटाएंगे तो R जर्नल गैस कांस्टेंट आएगा। तो इस तरीके से PV = nRT, ये आपकी जर्नल गैस इक्वेशन आ गई। अब इसी तरीके से आपके पास R जो कि जर्नल गैस कांस्टेंट हम कह रहे हैं, इसकी वैल्यू निकालना भी आपको खुद करना है, आगे इसका टॉपिक है। और मैथमेटिकल आपके पास जो मॉडल है, मैथमेटिकल इक्वेशन जो है जर्नल गैस इक्वेशन की, वो भी आपने इसी तरीके से डिस्कस करनी है। तो जर्नल गैस कांस्टेंट R है, इसकी वैल्यू 2 होती है, एक आपके पास 0.0821, दूसरी आपके पास 8.313 या 8.314 इसको हम कहते हैं। ये दो आपके पास वैल्यूज हैं जिसको आपने याद रखना है। दोनों की यूनिट्स में फर्क है, एक आपके पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर लीटर या डेसीमीटर क्यूब एक ही चीज है,
पर मोल पर केल्विन और दूसरा आपके पास है जूल्स पर मोल पर केल्विन। ये जो जूल्स है बेसिकली न्यूटन मीटर आपके पास यूनिट है। अब आगे जर्नल गैस इक्वेशन से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स हैं, ये सारी प्रॉब्लम्स आपने देखनी है। PV इज इक्वल टू nRT या जो आपके पास मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन थी जर्नल गैस इक्वेशन की, उसके थ्रू ये सारे सॉल्व होंगे। तो ये आपने खुद सॉल्व करने हैं, ज़ाहिर है आपने ये सारा फर्स्ट में पढ़ा हुआ है, तो आप इसको एक दफ़ा क्विक रिवीजन करेंगे आपको ये समझ आ जाएगा। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बता सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। हमने डिफ्यूजन शुरू में पढ़ा था कि क्या होता है, तो इससे रिलेटेड ग्राहम एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने आपको एक लॉ दिया था कि डिफ्यूजन आपके पास किस तरीके से होगी, रेट ऑफ डिफ्यूजन किसी भी गैस का क्या होगा। तो हमारे पास रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ एनी गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ देयर डेंसिटी। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन यानी कि कितनी स्पीड से आपके पास डिफ्यूजन हो रही है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी के। शर्त क्या है, हमारे पास जो प्रेशर और टेम्परेचर है ये कांस्टेंट होना चाहिए थ्रू आउट द प्रोसेस। तो अगर हम बात कर रहे हैं दो गैसेस की, दो डिफरेंट गैसेस की, तो मेरे पास जो रिलेशन आएगा R1 और R2 ये दो डिफरेंट गैसेस के लिए होगा। तो रिलेशन आपके पास अंडर रूट D2 अपॉन D1 इन डेंसिटी ऑफ सेकंड ओवर डेंसिटी ऑफ फर्स्ट। इसे आप अगर कन्वर्ट करना चाह रहे हैं इन टर्म्स ऑफ मॉलिक्यूलर मास, क्योंकि डेंसिटी आपको होता है मॉलिक्यूलर मास अपॉन वॉल्यूम होता है, तो जब आप अपने इस एक्सप्रेशन को पुट करेंगे डेंसिटी की जगह, तो आपके पास M2 अपॉन M1 आ जाएगा, मॉलिक्यूलर मास का रेशो आ जाएगा। तो ये सिंपल सा आपके पास ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन था। इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स यहाँ पर गिवन है, ये प्रॉब्लम आपने सॉल्व करनी है। ये सारी चीजें आपके पास MCQs में पूछी जा सकती हैं कि आपको एक कंडीशन दे दी जाए, जिस तरह यहाँ एक प्रॉब्लम गिवन है और बोला जाए कि इसका मास क्या होगा, ये सारे आपको सोल्यूशन करने हैं। नेक्स्ट आपके पास है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। डाल्टन्स लॉ जो आपका है ये कहता है कि आपके जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, जितने भी आपके पास इंडिविजुअल गैसेस हैं, फॉर एग्जांपल एक आप वेसल लें, उसके अंदर डिफरेंट गैसेस भरते हैं, हर गैस डिफरेंट टाइप की हो, जैसे कि हाइड्रोजन आपने भर दी, उसी के अंदर आप ऑक्सीजन भर दें, उसी के अंदर नाइट्रोजन भर दें। शर्त ये है कि ये गैसेस आपस में मिक्स ना हो, आपस में रिएक्ट ना करें। मिक्स तो हो सकती हैं लेकिन आपस में रिएक्ट ना करती हैं। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर वाटर बना सकते हैं। तो शर्त ये है कि आपके पास आइडियल गैसेस हो, आइडियल गैसेस आपस में रिएक्ट नहीं करती। तो अगर आप ऐसी गैसेस एक कंटेनर में फिल करते हैं जो आपस में रिएक्ट ना करती हो, तो जो टोटल प्रेशर ये एक्सर्ट करेंगी ये आपके पास सम ऑफ इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर के बराबर होगा। यानी कि टोटल प्रेशर आपके पास जो भी है गैसेस मिक्सचर का, इट इज इक्वल टू द सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैसेस इन द मिक्सचर। ये आपके पास पूरा प्रोसेस था, ये आपके पास पूरा लॉ था अपने पार्शियल प्रेशर की मदद से टोटल प्रेशर निकालने का। यहाँ पर आपके पास इसी तरीके से एग्जांपल दी हुई है कि अगर मेरे पास दो गैसेस हैं A एंड B, इन दोनों के पार्शियल प्रेशर आपके पास ये गिवन है, तो आप जब इनको सम करेंगे तो आपके पास टोटल प्रेशर आ जाएगा। और यहाँ पर एक और एक्सप्रेशन आपसे डिस्कस की गई कि आपके पास पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस ओवर टोटल प्रेशर बराबर होता है मोल्स ऑफ दैट गैस ओवर टोटल नंबर ऑफ मोल्स। फॉर एग्जाम्पल पार्शियल प्रेशर ऑफ ए गैस मेरे पास है, अब वो ए गैस जो है उसके मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस ए होंगे डिवाइड बाय टोटल प्रेशर, और यहाँ पर डिवाइड बाय टोटल मोल्स। तो जितने भी मिक्सचर के टोटल मोल्स है वो यहाँ पर आपके पास डिवाइड हो जाएंगे। इसी तरीके से हमारे पास डाल्टन्स लॉ इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ये कहता है कि आपके पास अगर नॉन रिएक्टिव मिक्सचर है गैसेस का, तो जो आपकी तमाम गैसेस हैं, ईच गैस एक्सर्ट्स अ सेपरेट प्रेशर ऑन द कंटेनर, क्योंकि आपके पास जो कोलिजन है बिटवीन द मॉलिक्यूल्स वो इतना मैटर नहीं करता, नेग्लेजिबल होता है। तो आपकी जो वॉल्स हैं यानी कि कंटेनर की जो आपकी दीवारें हैं, वो आपके पास मॉलिक्यूल्स जब उसमें टकराएगा तो आपका प्रेशर एक्सर्ट होगा। तो जो टोटल प्रेशर है वो आपके पास टोटल एक्सर्टेड प्रेशर ऑफ दोज मॉलिक्यूल्स ऑन द कंटेनर्स वॉल। तो जितना ज्यादा आपके पास कोलिजन होगा मॉलिक्यूल्स का दीवारों पर, उतना ज्यादा आपका प्रेशर जनरेट होगा। एक एप्लीकेशन यहाँ पर गिवन है, इस एप्लीकेशन में आपको मॉइस्ट गैस का प्रेशर गिवन है, आपको ड्राई गैस का प्रेशर निकालना है और वाटर वेपर निकालने हैं, इसका प्रेशर आपको गिवन है। तो मेरे पास यहाँ पर दो चीजें गिवन है, तीसरी चीज निकालनी है। आपको मालूम होना चाहिए कि मॉइस्ट गैस का मतलब क्या है। मॉइस्ट गैस का मतलब आपकी ऐसी गैस जिसमें नमी हो, मॉइस्ट का मतलब नमी। तो मेरे पास ऐसी गैस जो कि मिक्सचर है ड्राई गैस का, यानी वो गैस जो कि जिसके अंदर नमी नहीं है, ड्राई है, और दूसरा वाटर वेपर जिस गैस के अंदर मौजूद है। तो जो वाटर वेपर्स है इटसेल्फ गैस है, अगर मैं इनको कंबाइन कर दूं, इन दोनों गैस को मिला दूं, तो जो ड्राई गैस है और जो वाटर वेपर्स है मिलके आपको अब वो ड्राई के बजाय मॉइस्ट गैस बना के देंगे। तो मॉइस्ट गैस इज सिंपली अ मिक्सचर ऑफ ड्राई गैस एंड वाटर वेपर्स। आपको यहाँ पर मॉइस्ट गैस का यानी कि टोटल प्रेशर गिवन है
और वाटर वेपर का प्रेशर गिवन है। आपको निकालना है प्रेशर ऑफ ड्राई गैस इंडिविजुअल प्रेशर, तो आप इसको रीअरेंज करेंगे फॉर्मूले को और प्रेशर ऑफ ड्राई गैस आराम से निकाल लेंगे। तो ये आपने डिटेल में खुद इसको स्टडी करना है। इसी तरीके से ये आपके पास आगे चलता जा रहा है न्यूमेरिकल पूरा, और आगे और भी प्रॉब्लम्स गिवन है, ये सब आपने रीड आउट करनी है, इन सबको आपने सॉल्व करना है। ज़रा ये सब आपकी रिवीजन का हिस्सा है। जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे, अगर कोई भी ट्रबल हो तो आप मुझसे ये डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट आपका टॉपिक है आइडियल गैसेस। आइडियल गैसेस मैं बता चुका हूँ, ऐसी गैस होती हैं जो कि आपके पास एग्जिस्ट नहीं करती नंबर 1, और इनके जितने भी हमारे लॉज हैं, आइडियल गैस लॉज जितने भी हमने डिस्कस किए, सारे के सारे इनके ऊपर एप्लीकेबल होते हैं। आपके पास यहाँ पर कुछ गैसेस हैं, जैसे कि मैंने डिस्कस किया था हाइड्रोजन या ऑक्सीजन, ये आपके डेविएट तो इतना नहीं करती हैं आइडियल गैस बिहेवियर से, लेकिन फिर भी ये आइडियल गैस की तरह कुछ टॉपिक्स के ऊपर, कुछ पॉइंट्स के ऊपर बिल्कुल नहीं बैठती, यानी कि डिफर कर रही होती हैं फिर भी ये दो गैसेस। तो आइडियल गैस हमने इसलिए एक हाइपोथेटिकल गैस बनाई थी क्योंकि हमें उस गैस को अचीव करना था। ये जितनी भी हमारे पास इस वक्त दुनिया में गैसेस मौजूद हैं, उनके ऊपर स्टडी करने के लिए हमें एक ऐसी गैस को डिस्कवर करना था, ऐसी गैस को हाइपोथेसिस के थ्रू ही चाहे हम उसको डिस्कस कर लें, लेकिन एक ऐसी गैस हमें चाहिए थी जिसके ऊपर हम एक्सपेरिमेंट कर सकते थे और उसमें हम एक आइडियल कंडीशन अप्लाई कर सकते थे कि अगर ऐसा होगा तो ये चीज़ होनी चाहिए, यानी कि प्रेशर हमारे पास अगर बढ़ेगा तो वॉल्यूम कम होना चाहिए। ये हमारे पास एक्चुअल में कुछ गैसेस के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, यानी कि एग्जैक्टली ऐसे एज इट इज एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन फिर भी हमें एक ऐसी गैस चाहिए थी जिसके ऊपर हम एक्सपेरिमेंट कर सकते थे, जिसके ऊपर हम अपनी थ्योरी को अप्लाई करके फिर आगे जो दूसरी गैसेस, जो रियल गैसेस हैं, उन पे हम अप्लाई करके देखते। तो अगर हमारे पास वो गैस जो रियल गैस है और आइडियल गैस दोनों के रिजल्ट सेम आते तो हम कहते हैं कि ये आपके पास इस तरीके से इसके ऊपर ये लॉ अप्लाई हो सकता है, यानी कि आप वॉल्यूम बढ़ाएं तो टेम्परेचर बढ़ सकता है, टेम्परेचर बढ़ाएं तो वॉल्यूम बढ़ सकता है। तो बहरहाल ये आपके पास आइडियल गैस थी पूरी। नेक्स्ट आपका टॉपिक है चेंज ऑफ स्टेट, यानी कि लिक्विफिकेशन। अब आप गैस को कन्वर्ट कर रहे हैं लिक्विड के अंदर। अब आपने जितना भी पढ़ा गैस से रिलेटेड, अब आपको लिक्विड से रिलेटेड भी उसी तरीके से कंपेयर करवाना है। तो सिंपल, आप अपनी गैसेस को एट लो टेम्परेचर्स कन्वर्ट करवा सकते हैं लिक्विड के अंदर। फर्ज करते हैं आप एक गैस लेते हैं, आप स्टीम लेते हैं, स्टीम को आप यानी कि जो वाटर वेपर्स हैं उसे आप ठंडा करें। जब आप ठंडा करेंगे तो वो आपके पास एट लो टेम्परेचर वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सिंपली आप एट लो टेम्परेचर गैस को कन्वर्ट करते हैं लिक्विड के अंदर। और अगर इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी बात करूं तो लो टेम्परेचर पे आपकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो कम हो जाती है, आपके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो मूव करना कम कर देते हैं, यानी कि स्लो हो जाते हैं। तो जब वो स्लो हो जाते हैं तो आपके पास जो मॉलिक्यूल्स हैं वो करीब आना शुरू हो जाते हैं, और जब वो मॉलिक्यूल्स आपस में करीब आना शुरू होंगे, उनके दरमियान का डिस्टेंस कम हो जाएगा, तो आपके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कन्वर्ट कर देंगे अपनी स्टेट, जिसे आप कहते हैं लिक्विड स्टेट। अब यहाँ पे दो टाइप की फोर्सेस को समझना लाजमी है। एक आपके पास कहलाती है इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेस, दूसरी आपकी कहलाती है इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेस होती है एटम टू एटम, यानी कि मेरे पास एक मॉलिक्यूल है, फर्ज करते हैं कार्बन और ऑक्सीजन, तो कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान जो कोवलेंट बॉन्ड बना होगा ये फोर्स कहलाती है इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स। ज़ाहिर ये कार्बन का एटम है, ये ऑक्सीजन का एटम है, इनके दरमियान एक बॉन्ड बना हुआ है, ये जो बॉन्ड आपके पास इनके दरमियान बना होगा ये कहलाएगा आपके पास इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स। लेकिन अगर मेरे पास मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल बात की जा रही है तो मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल भी एक अट्रैक्टिव फोर्स होती है, इसे हम कहते हैं इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। तो आगे आपके पास जाने से पहले ये दो पॉइंट्स आपको क्लियर होने चाहिए, ये दोनों पॉइंट्स आगे इस्तेमाल होंगे कि जहां पर भी अट्रैक्टिव फोर्स की बात की जाएगी कि मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल अट्रैक्टिव फोर्स है, तो इसका मतलब आपके पास इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स है। और अगर बात की जाएगी विद इन द मॉलिक्यूल बिटवीन एटम्स, तो वो आपके पास इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स कहलाएगी। अब चलते हैं लिक्विड स्टेट के ऊपर बात करते हैं। लिक्विड स्टेट आपके पास जिस तरह गैसेस स्टेट है उस तरह लिक्विड स्टेट भी है, लेकिन गैसेस स्टेट में और लिक्विड स्टेट में बहुत फर्क है। गैसेस स्टेट में आपके पास जो प्रॉपर्टीज, जो बिहेवियर्स पढ़े थे, लिक्विड के अंदर भी कुछ सिमिलैरिटी है लेकिन डिफरेंस बहुत ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एवोगाड्रो लॉ लिक्विड के ऊपर अप्लाई नहीं हो सकता है सच कि आपके पास जो यहाँ पर हमने वॉल्यूम डिस्कस किया था वो आपके पास 22.4 डेसीमीटर क्यूब था। अब यहाँ पर 22.4 डेसीमीटर क्यूब फॉर 1 मोल ऑफ लिक्विड नहीं होता। 1 मोल ऑफ लिक्विड कंटेन्स मच लार्जर वॉल्यूम, जैसे कि 10 सेंटीमीटर क्यूब या 100 सेंटीमीटर क्यूब में भी वो आ सकता है या इससे ज्यादा भी वॉल्यूम ले सकता है।
तो गैस जो है वो एक्सपेंड हो सकती है, उसका वॉल्यूम बहुत ज्यादा हो सकता है। लिक्विड आपके पास जो है वो इतना वॉल्यूम नहीं रखता, वो आपके पास कम हो सकता है। आप एक डब्बे के अंदर गैस लें, उसको आप फैला दें पूरे कमरे में, लेकिन आप एक डब्बे में पानी लें, आप अपना लिक्विड लें, उसे आप फैलाएंगे तो वो उतना ही वॉल्यूम रहेगा, उसका वॉल्यूम कम होता है। तो मेरे पास यहाँ पर जो लॉ है एवोगाड्रोस लॉ, वो इतना एप्लीकेबल नहीं हो सकता कि आप 22.4 डेसीमीटर क्यूब ही एग्जैक्ट वैल्यू रखें। आपका वॉल्यूम उससे कम भी हो सकता है, उससे ज्यादा भी हो सकता है, क्योंकि वॉल्यूम आपके पास फिक्स है, गैस का वॉल्यूम फिक्स नहीं होता। अब बिहेवियर्स के ऊपर बात करते हैं, जिस तरह हमने वहां डिस्कस किया था डिफ्यूजिबिलिटी। लिक्विड के अंदर डिफ्यूजिबिलिटी ऑलमोस्ट गैसेस के मुकाबले कम होती है, लेकिन होती ही मौजूद है वहां पर। यानी कि आप एक पानी का ग्लास लें, उसके अंदर आप एक कोई भी किसी भी कलर की इंक डाल दें, थोड़ी देर में आप देखेंगे वो जो पानी है अब उस कलर का होना शुरू हो गया। फॉर एग्जाम्पल आप पानी के अंदर ब्लू इंक डाल दें तो आपका जो पानी है अब वो ब्लू कलर का होना शुरू हो जाएगा। आप उसको कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ आपने ग्लास टेबल पे रखा हुआ है और आपने उसके अंदर 1-2 ड्रॉप्स इंक के डाले, वो 1-2 ड्रॉप्स इंक के आहिस्ता आहिस्ता ग्लास के बॉटम तक ट्रैवल करके चले जाएंगे। तो ये डिफ्यूजिबिलिटी इन लिक्विड होती है मच स्लोअर देन गैसेस, इनका रेट जो है बहुत कम होता है। तो बेसिकली आप क्या कर रहे हैं, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी की अगर हम डिपेंड कर रहे हैं, उसके ऊपर बात कर रहे हैं, तो हमारे पास जो लिक्विड मॉलिक्यूल्स हैं वो ज्यादा दूर नहीं होते, लेकिन उनके अंदर डिस्टेंस काफी होता है। गैस के मुकाबले बात करें तो आपके पास ज्यादा दूर नहीं है मॉलिक्यूल्स, लेकिन फिर भी मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल डिस्टेंस मौजूद होता है। तो जो खाली स्पेस होती है, खाली डिस्टेंस होता है, वहां पर आपके पास ये दूसरा आपका जो मॉलिक्यूल है, दूसरा आपका लिक्विड पार्टिकल है, वो आराम से ट्रैवल कर सकता है। सेकंड आपके पास है कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी आपके पास, मैंने जैसे पहले डिस्कस किया है कि लिक्विड्स मोस्टली आर इनकम्प्रेसिबल, कंप्रेसिबल भी होते हैं लेकिन ज्यादातर इनकम्प्रेसिबल होते हैं, आपके कंप्रेस नहीं हो पाते, और जो कंप्रेस हो भी पाते हैं वो बहुत थोड़ी मिकदार में हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप फॉर एग्जांपल एक बड़ा कंटेनर लें जिसके अंदर लिक्विड डालें और उसे फिर आप कंप्रेस करके एक छोटी सी बॉटल में कन्वर्ट कर दें। लिक्विड का वॉल्यूम डेफिनेट होता है, फिक्स होता है। अब ये जो हमारी कंप्रेसिबिलिटी है ये हमारे ही काम में आती है, जैसे कि आपका जो ब्रेकिंग सिस्टम है गाड़ियों के अंदर, या कोई भी आप हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम लेते हैं, उसके अंदर आप हल्का सा प्रेशर अप्लाई करते हैं लेकिन जो फोर्स है वो बड़ी हो जाती है। आपने आर्चिमेडिस प्रिंसिपल भी पढ़ा होगा मैट्रिक क्लास के अंदर, या अगर आपको नहीं भी एग्जांपल आती तो आप गाड़ी की एग्जांपल ले लें। गाड़ी की ब्रेक्स जो है उसमें हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम लगा होता है, आप पैडल के ऊपर हल्का सा पांव पुश करते हैं लेकिन वो अच्छी खासी फोर्स से जो गाड़ी जा रही थी उसको ब्रेक कर देता है, उस पर फोर्स अप्लाई कर देता है। तो ये जो हल्की सी फोर्स आपने लगाई थी ये मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल ट्रैवल करती है और आपके पास फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस उस फोर्स को ट्रैवल करवा देती है। नेक्स्ट आपके पास है एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। तो एक्सपेंशन का मतलब जिस तरह गैस आपके पास एक्सपेंड हो जाती है, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब आप कंप्रेस कर देते हैं, उसको आप कम कर लेते हैं। तो लिक्विड के अंदर भी इसी तरीके की प्रॉपर्टी है, लेकिन इट डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर। आपका टेम्परेचर अगर ज्यादा होगा तो आपका जो लिक्विड है वो एक्सपेंड होना शुरू हो जाएगा, टेम्परेचर कम होगा तो आपका लिक्विड कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगा। आप बर्फ की मिसाल ले लें, अगर आपके पास जो है टेम्परेचर कम होगा तो आपके पास जो बर्फ है, अब यहाँ पर बर्फ हम एग्जांपल जो जहन में आती है वो पानी की आती है, आप किसी दूसरे लिक्विड की लें तो आपके पास जो अब सॉलिड होगा वो लिक्विड वो कम वॉल्यूम पर, यानी कि वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। और अगर आप उसी को टेम्परेचर बढ़ाएं तो वो जो लिक्विड है वो एक्सपेंड होना शुरू होगा और कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा गैसेस में। फॉर एग्जांपल आप मरकरी या अल्कोहल बेस्ड थर्मोमीटर की बात करें, टेम्परेचर आप बढ़ाते हैं, आपको बुखार होता है, जब आपने टेम्परेचर आपका बढ़ा हुआ है, आपने उसको मेजर किया तो वो जो टेम्परेचर की वजह से लिक्विड अंदर मौजूद था ये एक्सपेंड होना शुरू होगा। तो जब ये एक्सपेंड होता है तो हमें नजर आता है कि हमारा कितना टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, बॉडी टेम्परेचर। और जब आप इसका टेम्परेचर कम करते हैं, यानी अब आपने अपनी बॉडी से उसको हटा दिया थर्मामीटर को, जब आप उसका टेम्परेचर कम करते हैं तो वो लिक्विड वापस कॉन्ट्रैक्ट होकर अपनी जगह पे आ जाता है। मैंने पानी की मिसाल इसलिए नहीं दी क्योंकि एक बिहेवियर कहलाता है एनामोलस बिहेवियर, वो हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। एनामोलस बिहेवियर आपके पास जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, वो पानी के लिए सिर्फ मौजूद है या जिसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ज्यादा मौजूद, उसके लिए हम एनामोलस बिहेवियर करते हैं। ज्यादातर पानी के लिए एनामोलस बिहेवियर डिस्कस किया जाता है। अब नेक्स्ट कुछ टॉपिक्स हैं जैसे कि विस्कोसिटी। विस्कोसिटी आपके पास कहलाता है एबिलिटी ऑफ एनी लिक्विड टू फ्लो। अब आपके पास जो एबिलिटी टू फ्लो है इसको कहा जाता है विस्कोसिटी। कुछ लिक्विड्स की ज्यादा होती है, कुछ लिक्विड्स की कम होती है। बेसिकली आपके पास जब भी कोई लिक्विड फ्लो होगा तो इनके जो मॉलिक्यूल्स हैं ये रेजिस्ट करेंगे फ्लो करवाने में। फॉर एग्जांपल
आप पानी एक गिलास में लें, उसे आप जो है गिरा दें, और शहद एक गिलास में लें, हनी एक गिलास में लें और उसे आप गिराने की कोशिश करें, पानी ज्यादा जल्दी गिरेगा एज कम्पेयर टू योर हनी। तो जो मेरा शहद है वो ज्यादा विस्कोसिटी रखता है, उसके अंदर रेजिस्टेंस ज्यादा है, और जो पानी है उसकी विस्कोसिटी कम है, उसके अंदर रेजिस्टेंस कम है। तो ये आपके पास विस्कोसिटी एक ऐसी प्रॉपर्टी है लिक्विड की, द एबिलिटी टू फ्लो। अब अगर हम काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी की टर्म में बात करें तो मैंने पीछे आपसे कहा था कि आपको इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के बारे में पता होना चाहिए। तो यहाँ पर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का बहुत ज्यादा अमल दखल है। फर्ज करते हैं ये आपके पास एक मॉलिक्यूल है, इसके इर्द गिर्द ये सारे मॉलिक्यूल्स इसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। तो जब आप इसको फ्लो करवाएंगे, अगर इनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा होंगी तो ये लेयर जो आपके पास है, फर्ज करते हैं ये एक लेयर है जिसको स्लिप आउट होना है, फ्लो करना है, तो क्योंकि ये आपस में इतने ज्यादा अट्रैक्टेड है, अगर इनकी विस्कोसिटी ज्यादा होगी, फोर्स ज्यादा होगी, तो ये आराम से फ्लो नहीं करेंगे। लेकिन अगर इनकी विस्कोसिटी कम है, यानी कि इनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम है, तो ये आराम से इस लेयर से स्लिप आउट हो जाएंगे। तो ये आपके पास काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी की डायरेक्शन में बात की जा रही थी। जब आप इनको बल्क फ्लो करवाते हैं तो जाहिर है इनके मॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा होने की वजह से ये आपका स्लो मूव करेंगे, इनकी विस्कोसिटी ज्यादा होगी। और अगर आपकी विस्कोसिटी कम होगी, जाहिर है पानी की विस्कोसिटी इतनी नहीं होती, तो ये आपके पास स्लोली मूव करने के बजाय जल्दी से मूव कर जाएंगे, जल्दी से ट्रैवल कर लेंगे। इसी तरीके से नेक्स्ट आपके पास जो टॉपिक है ये सारा बाकी डिटेल में लिखा हुआ है, इनकी यूनिट क्या होती है। यूनिट में आपको ये चीजें याद रखनी है कि एक पॉइस के कितने वैल्यू होती है, और इनकी जो यूनिट है एसआई यूनिट ये क्या होती है, ये सब आपने याद रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है। ये वैल्यूज याद रखने की जरूरत नहीं है, बस आप देख लेंगे किसकी विस्कोसिटी कम है, किसकी विस्कोसिटी ज्यादा है। विस्कोसिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट है, जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे विस्कोसिटी डिक्रीज हो जाएगी, जैसे ही टेम्परेचर कम करेंगे विस्कोसिटी इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट आपका टॉपिक है सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन नाम से वाज़ेह, सरफेस का मतलब कोई भी लेयर के ऊपर मॉलिक्यूल है, और टेंशन उस पर जो दबाव, उस पर जो फोर्स अप्लाई हो रही है, तो ये आपके पास सरफेस टेंशन कहलाता है। अगर मेरे पास कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल सरफेस पे मौजूद है, इसके इर्द गिर्द जो मॉलिक्यूल्स हैं जाहिर है उन्होंने इसके ऊपर फोर्स अप्लाई की हुई है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स यहाँ पर इसके ऊपर अप्लाई हो रही है, तो ये मॉलिक्यूल बाहर स्केप आउट होने से पहले इस फोर्सेस को खत्म करेगा। अब ये फोर्सेस खुद ब खुद खत्म नहीं हो सकती, हम टेम्परेचर इसके ऊपर अप्लाई करेंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये फोर्सेस खत्म होंगे और ये आराम से स्केप आउट करेगा। ये एग्जांपल आपके वहां इस्तेमाल होती है जहां पर आप बॉइलिंग कर रहे हैं, जहां पर वेपोराइजेशन हो रही है, या आपके पास पानी पड़ा हुआ है और आपका पानी खुद ब खुद इवेपोरेट हो रहा है। तो सरफेस टेंशन क्या करता है, आपके पानी को होल्ड करके रखता है। जैसे कि आपके पास एक स्फेरिकल है वाटर, जैसे ही आप पानी का कतरा गिराते हैं वो ओवल या सर्कल होने के बजाय स्फेरिकल शेप देता है। वजह उसकी ये सरफेस टेंशन उसकी इतनी ज्यादा है कि मॉलिक्यूल्स को आपस में जोड़ के रखती है। अगर ये मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़े हुए ना हो, इनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ना हो, तो ये आपके मूव भी नहीं कर सकते, आपके कोई प्रॉपर शेप नहीं होगी, जैसे ही आप इसको गिराएंगे ये फौरन से बिखर जाएगा। अब यहाँ पर सरफेस टेंशन की कुछ यूनिट्स हैं। सबसे पहले तो आपके पास सिंबल क्या है, इसकी दो यूनिट्स हैं, एक आपके पास है इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, दूसरी इन टर्म्स ऑफ फोर्स। मेरे पास डाइंस पर सेंटीमीटर अगर है तो ये आपके पास फोर्स पर यूनिट लेंथ है, और अगर एनर्जी पर सेंटीमीटर है तो ये आपके पास एनर्जी पर यूनिट एरिया है। तो सरफेस टेंशन का ये सिंपल सा टॉपिक था। इससे रिलेटेड जितनी भी यहाँ पर चीज़ें हैं, हाँ कुछ चीज़ें जो मैंने अभी डिस्कस सिंपली सी की हैं, जैसे कि पानी जब आप गिराते हैं तो स्फेरिकल शेप में होता है, बजाय इसके कि ओवल या सर्कुलर शेप में। स्फेरिकल शेप में होने की वजह इसकी है कि ये इनका सरफेस टेंशन ज़्यादा है। तो ये सारा कुछ इधर डिटेल में लिखा हुआ है। दूसरा आपका कैपिलरी एक्शन है। कैपिलरी एक्शन का मतलब ये है कि आप एक बारीक सी ट्यूब लेते हैं, इतनी बारीक सी जिसके अंदर जो पोर साइज है वो बहुत छोटा होता है। आप क्या करते हैं, सरफेस के ऊपर उस ट्यूब को रखते हैं, तो जितने भी लिक्विड्स हैं वो उनके मॉलिक्यूल इसके अंदर जाना शुरू हो जाते हैं। वो इसलिए जाना शुरू होते हैं कि आपके पास सरफेस टू मॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा होती है। तो जब आपके पास सरफेस टेंशन किसी भी मॉलिक्यूल की मौजूद होगी, वो आपके पास इस सरफेस को अपनी सरफेस बनाने के लिए फोर्स इधर अप्लाई कर देगा, और जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो सारे इसके ऊपर ट्रैवल करना शुरू कर देंगे। ये एक प्रॉपर्टी कहलाती है जिसे हम कहते हैं कैपिलरी एक्शन।
ये उसी वक्त हो सकता है जब आपके पास कैपिलरी जितना स्मॉल पोर साइज हो। तो जो सरफेस टेंशन है, जिस तरह आपने विस्कोसिटी को पढ़ा है, उसी तरीके से सरफेस टेंशन में भी जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सरफेस टेंशन डिक्रीज होगी। वजह उसकी सिंपल सी है कि जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो आपकी जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं ये कमजोर हो जाती हैं और आपका जो मॉलिक्यूल है दैट कैन ट्रेवल इजीली। नेक्स्ट टॉपिक आपका है वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर आपके पास वो प्रेशर है जो वेपर्स जनरेट कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल जब आप बॉइलिंग कर रहे हैं या इवेपोरेशन करवा रहे हैं आप बाय गिविंग सम टेम्परेचर। अब यहाँ पर कुछ टर्म्स आपको समझना जरूरी है, जैसे कि आपके पास ऐसे लिक्विड्स जो कि फौरन इवेपोरेट हो जाए तो इसका मतलब वो वोलाटाइल है। ऐसे लिक्विड जो फौरन इवेपोरेट ना हो, कुछ टाइम बाद हो या उन्हें इवेपोरेट करना पड़े बॉइलिंग के साथ, तो ऐसे लिक्विड्स कहलाते हैं नॉन वोलाटाइल। अब वेपर प्रेशर समझने के लिए कुछ यहाँ पर जो डायग्राम गिवन है इसको समझना जरूरी है। आप एक कंटेनर लें, उसके अंदर पानी भर दें या कोई भी लिक्विड भर दें। अगर आपने उसे बंद नहीं किया तो क्या होगा, आपके जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो थोड़े टाइम के बाद एस्केप करना शुरू हो जाएंगे, लिक्विड से गैस में निकलना शुरू हो जाएंगे। आप उसे एस्केप ना करें, आप उसको बंद कर दें। जब आप बंद करेंगे तो आपके जो लिक्विड है वो यहाँ से एस्केप होगा, एक मॉलिक्यूल, ये वाला मॉलिक्यूल फर्स्ट करते हैं, निकल के बाहर आएगा तो लिक्विड से वो गैस में कन्वर्ट हो गया। अब ये मॉलिक्यूल ऊपर जाएगा, जैसे ये ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद इससे टकराने के बाद अपनी एनर्जी लॉस कर देगा और जैसे ही से अपनी एनर्जी लॉस की ये मॉलिक्यूल वापस नीचे आना शुरू हो जाएगा और नीचे आके ये दोबारा इधर मिक्स हो जाएगा। अब ये जो मॉलिक्यूल आपका ऊपर गया ये एवापोरेट करके जा रहा है और ये एवापोरेट इसलिए करके जा रहा है क्योंकि इसके अंदर एनर्जी ज्यादा आ गई थी। फॉर एग्जाम्पल आपने नीचे टेम्परेचर भी बढ़ा दिया, आपने यहाँ नीचे आग जला दी है और ये जो मॉलिक्यूल्स हैं इनका टेम्परेचर बढ़ गया, इनके पास एनर्जी आ गई। जब इसकी एनर्जी ऊपर जाके इससे टकराने के बाद एनर्जी लूज कर देगा तो वापस अपनी एनर्जी गेन करने के लिए नीचे आएगा। तो जब ये नीचे आ रहा है ये फिनोमिना कहलाता है कंडेंसेशन। तो दो यहाँ पर चीजें, एक इवेपोरेशन, दूसरा कंडेंसेशन। तो इवेपोरेशन में क्या होता है, आपके पास मॉलिक्यूल अपनी एनर्जी की वजह से, ज्यादा होने की वजह से एस्केप कर जाता है फ्रॉम लिक्विड स्टेट टू वेपर स्टेट, तो आप उसको इवेपोरेशन कहते हैं। और जब आपके पास वो एनर्जी लॉस कर देता है और वापस कन्वर्ट हो जाता है फ्रॉम वेपर टू लिक्विड स्टेट, इसको हम कहते हैं कंडेंसेशन। अब ये प्रोसेस चलता रहता है, आपके पास जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं ये इस तरीके से ऊपर जाके अपनी एनर्जी लूज करके वापस लिक्विड में आने की कोशिश करते हैं। एक वक्त ऐसा आता है कि ऊपर यहाँ जो मॉलिक्यूल्स रह गए, अब ये मॉलिक्यूल सारे के सारे वेपर स्टेट में और ये कोशिश करना चाहते हैं कि ये लिक्विड स्टेट में चले जाएं और यहाँ पर जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं ये सारे अभी वेपर स्टेट में तो हैं लेकिन इनके पास एनर्जी ज्यादा है। तो जब आपके पास एक ऐसा इक्विलिब्रियम आ जाए कि यहाँ से आपके पास प्रेशर अप्लाई हो रहा हो कि ये बनना तो वेपर्स जा रहे हैं और अपनी एनर्जी लूज करने के लिए ऊपर जा रहे हैं और यहाँ पर जितने भी आपके पास वेपर्स हैं जो लिक्विड में कन्वर्ट होना चाहते हैं, अभी वेपर्स हैं, अपनी ये एनर्जी कम करके वापस आना चाह रहे हैं, तो एक प्रेशर इनके दरमियान बिल्ड हो जाता है। तो ये जो प्रेशर अप्लाई हो रहा है वेपर का, ये चाह रहे लिक्विड में कन्वर्ट होना है, ये इनको लिक्विड में कन्वर्ट होने नहीं देना चाह रहे, तो एक इक्विलिब्रियम पोजीशन आती है। तो ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में जो प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है उसे हम कहते हैं वेपर प्रेशर। उम्मीद है ये टॉपिक समझ आया होगा, थोड़ा सा एडवांस लेवल हो जाता है वेपर प्रेशर को समझाना। तो जो बातें मैंने अभी आपको बताई वो सारी यहाँ पे लिखी है कि आपके पास लिक्विड फेज से कन्वर्ट होके वेपर फेज और वेपर फेज वापस लिक्विड फेज में कन्वर्ट होके आता है। तो ये जो इक्विलिब्रियम पोजीशन आती है इसमें प्रेशर जो अप्लाई कर रहा है वेपर, वो वेपर प्रेशर कहलाता है। अब ये कुछ चीजें हैं जो कि आपको याद रखनी है कि इस टेम्परेचर पे वाटर का कितना वेपर प्रेशर होता है। एग्जाम में बहुत कम है कि पूछा जाता है, इतना नहीं पूछा जाता, लेकिन अगर आ जाए तो आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पर इस पैराग्राफ में कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपने खुद पढ़नी है। यहाँ पर सिर्फ एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि इवेपोरेशन इज अ कूलिंग प्रोसेस। इवेपोरेशन कूलिंग प्रोसेस क्यों है? क्योंकि इवेपोरेशन का मतलब क्या हुआ, एनर्जी ज्यादा थी, एनर्जी लेके बाहर निकला, बाहर निकल के एनर्जी को ये जाया करेगा या एनर्जी को ट्रांसफर करेगा। तो क्योंकि ये एनर्जी ट्रांसफर करेगा, टेम्परेचर कम करेगा, तो इट्स सेल्फ इवेपोरेशन कूलिंग प्रोसेस हो गया। तो यहाँ पर डिटेल में लिखा है कि आप खुद पढ़ लें। नेक्स्ट आपके पास है चेंज ऑफ स्टेट, बॉइलिंग। अब आपके पास जाहिर है लिक्विड को कन्वर्ट करना है गैस में, गैस को लिक्विड कन्वर्ट करना आपने सीख लिया। गैस के बाद जो फॉरन टॉपिक था, अब लिक्विड के बाद जो टॉपिक है वो है चेंज ऑफ स्टेट, बॉइलिंग। वापस गैस में कन्वर्ट कैसे करें? तो सिंपली आपके पास एट हाई टेम्परेचर जब आप इनको
काइनेटिक मॉलिक्यूलर एनर्जी ज्यादा देंगे मॉलिक्यूल्स को तो वो बॉयल होना शुरू होंगे, टेम्परेचर अपना बढ़ा देंगे। तो इस तरीके से आपके पास चेंज ऑफ स्टेट होती है, यानी कि बॉइलिंग। आप सिंपली टेम्परेचर बढ़ाते हैं, जितना भी आपका वेपर प्रेशर है वो इंक्रीज होता जाता है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे वेपर प्रेशर उतना ज्यादा इंक्रीज होगा। जब आप एक पर्टिकुलर पॉइंट पे पहुंचते हैं जहाँ पे सारा लिक्विड कन्वर्ट हो जाए गैस में, तो वो आपका कहलाता है बॉइलिंग पॉइंट। अब ये सारा नीचे आपने पढ़ना है, इसमें यही सारी बातें बताई हुई है अलग अलग एग्जांपल्स देके। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट भी उसी तरीके से जैसे गैस और लिक्विड स्टेट था। सॉलिड स्टेट में आपके पास डेफिनेट वॉल्यूम भी होता है, डेफिनेट शेप भी होती है। इनके जो एनर्जी है वो वाइब्रेशनल एनर्जी होती है। आपके जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं या किसी भी एलिमेंट के अंदर एटम्स हैं, ये सारे के सारे आपके पास वाइब्रेशनल एनर्जी अपने अंदर रखते हैं और इतने ज्यादा कंसाइज और कॉम्पैक्ट होते हैं कि नियरली एट इवन जीरो एब्सोल्यूट, यानी एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे भी आपके पास वाइब्रेशन एनर्जी एग्जिस्ट कर रही होती है। हाँ, सॉलिड आपके ट्रैवल नहीं कर सकते, मूव नहीं कर सकते, लेकिन वाइब्रेशन एनर्जी होने की वजह से बिटवीन द एटम, आपके एटम टू एटम ये अपने एक्सचेंज कर रहे होते हैं। किसी भी एलिमेंट में बहुत सारे एटम होते हैं तो ये अपने आप को ट्रांसफर कर रहे होते हैं बाय यूजिंग देयर वाइब्रेशन एनर्जी। तो इनके अंदर डिफ्यूजन भी होती है, कंप्रेसिबिलिटी ना होने के बराबर होती है। तो आगे चलते हैं बिहेवियर ऑफ सॉलिड्स के ऊपर। तो पहला आपके पास है डिफ्यूजन, यहाँ पर नहीं है क्योंकि डिफ्यूजन ना होने के बराबर। डिफ्यूजन का मतलब एस्केप आउट करना, तो इनके अंदर ना होने के बराबर होती है। हाँ, एटम टू एटम आपस में चेंज कर लेते हैं जगह, आपके मॉलिक्यूल्स आपस में इधर उधर चले जाते हैं, लेकिन विद इन द सब्सटेंस ही रहते हैं, बाहर नहीं एस्केप आउट करते या किसी को अपने अंदर आने नहीं देते। कंप्रेसिबिलिटी आपके सॉलिड्स में ऑलमोस्ट जीरो के बराबर होती है, जैसे अभी डिस्कस किया। इनके अंदर अगर आप कंप्रेस करने की भी कोशिश करेंगे तो ये डिफॉर्म हो जाएंगे, अपनी शेप चेंज कर लेंगे, क्योंकि आपके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इतने क्लोजली कॉम्पैक्ट हुए हैं आपस में एक दूसरे के साथ कि आपके पास इवन एट हाई टेम्परेचर भी आप इनको या हाई प्रेशर भी अप्लाई करें तो ये इतना ज्यादा डिफॉर्म नहीं होते। तो इनकी कंप्रेसिबिलिटी इतनी ज्यादा नहीं होती आपके, क्योंकि इनकी डेंसिटी भी ज्यादा है एज कम्पेयर टू लिक्विड एंड गैसेस। तो आपके पास यहाँ पर कंप्रेसिबिलिटी बिल्कुल जीरो है ऑलमोस्ट। सेकंड आता है डिफॉर्मेटिविटी। डिफॉर्मिटी आप कहते हैं डिफॉर्म करने की एबिलिटी, यानी कि शैटर्ड एट हाई प्रेशर। तो आपके कुछ सॉलिड्स हैं जैसे ग्लास वगैरह, ये शैटर हो जाते हैं, शैटर मतलब टुकड़े टुकड़े हो जाना, और डिफॉर्म का मतलब अपनी शेप बदल लेना। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपको एक डायग्राम बना के दी है, आप फोर्स अप्लाई करें ये अपनी शेप बदल लेंगे, वापस ओरिजिनल शेप पे नहीं आएंगे, अपनी शेप बदल लेंगे। या कुछ सॉलिड्स ऐसे होते हैं कि जैसे कि ग्लास पे आपने फोर्स अप्लाई की वो टूट गया, तो ये आपके पास डिफॉर्मिटी इनकी एक एबिलिटी है। नेक्स्ट एबिलिटी भी बात कर रहे हैं डिफ्यूजिबिलिटी। डिफ्यूजिबिलिटी जैसे अभी मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि आपके पास बहुत ना होने के बराबर होती है, लेकिन फिर भी इनकी डिफ्यूजिबिलिटी होती है। तो डिफ्यूजिबिलिटी बाद में डिस्कस किया, मैंने पहले डिस्कस कर लिया था। मेल्टिंग आपके पास सेकंड की एबिलिटी है, सॉलिड्स अपॉन हीटिंग मेल्ट हो जाते हैं। अब यहाँ पर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है सॉलिड्स का जिसपे ये मेल्ट होते हैं, जो कि कुछ सॉलिड्स में बहुत ज्यादा होता है, कुछ में बहुत थोड़ा होता है। तो यहाँ पर आपके पास डिपेंड करता है कि कौन सा सब्सटेंस है। अब सॉलिड के अंदर क्योंकि मॉलिक्यूल्स इतने क्लोजली कॉम्पैक्ट होते हैं जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, तो ये आपस में क्लोजली कॉम्पैक्ट होने की वजह से इतने आराम से मेल्ट नहीं होते। लेकिन एक एग्जैक्ट पॉइंट आता है जिसमें ये आपस में मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो डिस्टेंस है ये बहुत बढ़ जाता है, और ये आपके जितने भी सॉलिड्स हैं ये एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आके सारे के सारे अपने डिस्टेंस को लूज आउट करते हैं और कन्वर्ट हो जाते हैं लिक्विड्स के अंदर। तो ये आपके पास कहलाता है सॉलिड फ्यूज। ये आपके एमसीक्यूज में पूछे जा सकते हैं, तो आपको इसको याद रखना है। नेक्स्ट टाइप आपके पास है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन आपको पता है एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर सॉलिड अपॉन हीटिंग डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है इनटू वेपर्स इंस्टेड ऑफ कन्वर्टिंग इनटू लिक्विड्स। तो आपके पास जितने भी सब्सटेंसेस हैं जैसे कि आयोडीन, कैम्फोर, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, नेफ्थलीन वगैरह वगैरह, ये सारे ऐसे सब्सटेंसेस हैं जिसे आप हीट करेंगे और ये डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाएंगे फ्रॉम सॉलिड टू गैसेस। तो ऐसे प्रोसेस को, ऐसे फिनोमेना को आप कहते हैं सब्लिमेशन, और ये जो सॉलिड्स हैं ये कहलाते हैं सब्लाइम सॉलिड्स। अब सॉलिड्स के ऊपर हम बात कर रहे हैं तो क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स आपका नेक्स्ट टॉपिक है। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड में आपसे कहा गया है कि दो टाइप की क्लासिफिकेशन है। पहली टाइप क्रिस्टलाइन, दूसरी एमॉर्फस। क्रिस्टलाइन कहते हैं ऐसे सॉलिड्स को जिनका कोई एक स्पेसिफिक ज्योमेट्रिकल शेप होता है इनके 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स की वजह से। और क्योंकि आपके पास जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं इनका, अगर आप फॉर एग्जांपल एक सॉलिड लें जिसका प्रॉपर शेप, प्रॉपर स्ट्रक्चर है,
आप उसे ब्रेक भी करेंगे तो उसके अगर डायमेंशनल एनालिसिस करें तो वो स्ट्रक्चर सेम रहता है, चाहे बड़ा पार्टिकल हो चाहे छोटा हो। एज कम्पेयर टू अमॉर्फस सॉलिड्स की बात की जाए तो अमॉर्फस सॉलिड्स का कोई डेफिनेट शेप नहीं होता। अमॉर्फस का मतलब ही विदाउट फॉर्म होता है, लेकिन क्रिस्टलाइन के प्रॉपर शेप होते हैं, इनका प्रॉपर 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर लैटिक्स होता है। ये आगे चल के हमने डिस्कस भी करना है, तो वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं। आपके पास फॉर एग्जांपल क्रिस्टलाइन की बात की जाए तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जितने भी हैं इनकी प्रॉपर शेप होती है। अगर आप इसको कन्वर्ट करेंगे अमॉर्फस में बाय हीटिंग एंड देन स्लोली और रैपिडली कूलिंग, अगर आप स्लोली कूल करते हैं या रैपिडली कूल करते हैं, दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। तो मेरे पास एक क्रिस्टलाइन क्वार्ट्ज एग्जांपल के तौर पे गिवन है। अगर मैं इसको हीट करता हूँ और रैपिडली कूल कर देता हूँ, यानी कि आपके पास इसको अमॉर्फस में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो आपका यहाँ पर स्ट्रक्चर जो था वो एक फिक्स था, यानी कि एक पैटर्न में था। यहाँ पर वही स्ट्रक्चर आपका अब पैटर्न से हट गया और इसकी फॉर्म चेंज हो गई। तो ये आपका सब्सटेंस वही है, आपका क्वार्ट्ज ही है, लेकिन अब ये क्रिस्टलाइन से कन्वर्ट हो गया अमॉर्फस में। तो इसको करने का तरीका सिंपल सा था कि आपने इसको पहले मेल्ट किया और फिर उसको सडनली रैपिडली कूल कर लिया। अगर आप इसको स्लोली कूल करते तो हो सकता था ये क्रिस्टलाइन क्वार्ट्ज में ही वापस कन्वर्ट होता, लेकिन क्योंकि आपने रैपिडली कूल किया तो ये क्रिस्टलाइन से अमॉर्फस में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पर कुछ डिफरेंसेस दिए हुए हैं, जिस तरह से यहाँ पर क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस सॉलिड्स के डिफरेंसेस हैं। इन्हें डिटेल में आपने खुद पढ़ना है, मैं एक एक पॉइंट डिस्कस कर रहा हूँ, शॉर्टली डिस्कस करेंगे, जल्दी आगे चलेंगे। तो आपके पास क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है, अगर ज्योमेट्री की बात की जाए तो आपके क्रिस्टलाइन के पर्टिकुलर ज्योमेट्री है, डेफिनेट शेप है। ज्योमेट्री आपके पास अमॉर्फस की पर्टिकुलर नहीं होती, इनकी डेफिनेट शेप नहीं होती। दूसरा, मेल्टिंग पॉइंट्स, आपके पास क्रिस्टलाइन के शार्प मेल्टिंग पॉइंट होते हैं और आपके अमॉर्फस के जो मेल्टिंग पॉइंट है उनकी रेंज होती है, डिफरेंट रेंजेस होते हैं, हालांकि सेम सब्सटेंस क्यों ना हो। क्रिस्टलाइन एक पर्टिकुलर टेम्परेचर, यानी कि फर्ज करें कि एक का टेम्परेचर 300 डिग्री सेंटीग्रेड है, उस टेम्परेचर पे एग्जैक्टली क्रिस्टलाइन मेल्ट होना शुरू हो जाएंगे। तीसरा पॉइंट है क्लेवेज एंड क्लेवेज प्लेन। तो क्लेवेज आपके पास कहा जाता है कि ब्रेकेज ऑफ बिग क्रिस्टल इनटू स्मॉलर क्रिस्टल्स ऑफ आइडेंटिकल शेप। तो आपके पास ऐसे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जिनका बड़ा स्ट्रक्चर था, एक बिग क्रिस्टल था, उसको आपने ब्रेक किया, तो जब वो छोटे छोटे क्रिस्टल्स में कन्वर्ट हो गया तो उनकी शेप आइडेंटिकल ही है, उनकी जो 3 डायमेंशनल प्लेनर है वो सारा आइडेंटिकल है। तो क्लेवेज आप कहते हैं बिग क्रिस्टल को कन्वर्ट करना है स्मॉलर क्रिस्टल में जिसमें आइडेंटिकल शेप हो। और क्लेवेज प्लेन आप कहते हैं कि जो आपका प्लेन था विच कंटेन्स द डायरेक्शन ऑफ क्लेवेज इज कॉल्ड क्लेवेज प्लेन, यानी कि आपके पास एक 3 डायमेंशनल था, उसके अंदर जो डायरेक्शन होगी उस प्लेन को आप कहेंगे क्लेवेज प्लेन। एज कम्पेयर टू अमॉर्फस सॉलिड्स, ये आपके पास प्रॉपर क्लेवेज प्लेन ना तो रखते हैं, ना ही इनका प्रॉपर कोई क्लेवेज होता है। नेक्स्ट आपका पॉइंट है एनिसोट्रॉपी एंड आइसोट्रॉपी। तो आपके पास ऐसी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्रिस्टल की, जैसे कि आपका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वगैरह, ये सारी की सारी डिफरेंट हैं डिफरेंट डायरेक्शन में। अगर इस तरह की कोई प्रॉपर्टी मौजूद है तो दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एनिसोट्रॉपी। अब यहाँ डिफरेंट डायरेक्शन का क्या मतलब, जैसे कि आपके पास ग्रेफाइट है, इसका हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है, तो मेरे पास अगर किसी हेक्सागोनल स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवाना है, फर्ज करते हैं ये हेक्सागोनल स्ट्रक्चर आपके पास ग्रेफाइट का इस तरीके से, अब इलेक्ट्रिसिटी इस डायरेक्शन में ट्रैवल कर सकती है लेकिन इस डायरेक्शन में ट्रैवल नहीं कर सकती, तो ऐसी प्रॉपर्टी को आप कहते हैं एनिसोट्रॉपी। और अमॉर्फस सॉलिड्स के अंदर आइसोट्रॉपिक होते हैं, ये सारे के सारे आइसोट्रॉपिक अमॉर्फस सॉलिड्स हैं क्योंकि इनकी ऑल डायरेक्शन में प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम रहती हैं। तो ये दोनों के अंदर डिफरेंस था। सिमेट्री के ऊपर बात की जाए तो जाहिर है क्रिस्टलाइन की प्रॉपर सिमेट्री होती है क्योंकि इनका 3 एक्सिस सिस्टम है जिसके अंदर हर डायरेक्शन में आपके पास जो अपीयरेंस है वो चेंज नहीं होती, लेकिन अमॉर्फस सॉलिड्स के अंदर कोई सिमेट्री नहीं होती, ये आइडेंटिकल नहीं होते, ये हर अमॉर्फस सॉलिड एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, टाइप्स ऑफ क्रिस्टल्स। टाइप्स ऑफ क्रिस्टल्स में यहाँ पर 4-5 टाइप्स आपको गिवन है, वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं। पहला है एटॉमिक क्रिस्टल। एटॉमिक क्रिस्टल आपके पास एक ऐसा क्रिस्टल यानी कि एलिमेंट्स का क्रिस्टल जिसके अंदर तमाम के तमाम एटम्स आइडेंटिकल हों। अब ज्यादातर मेटल्स जो हैं वो इस तरह के क्रिस्टल्स फॉर्म करते हैं, तो इन्हें हम मेटालिक क्रिस्टल्स भी कहते हैं। और ये एलिमेंट ज्यादातर मेटालिक बॉन्ड के थ्रू अपने आपस में बॉन्ड बना के रखे हुए होते हैं, इनकी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ज्यादातर मेटालिक बॉन्ड की वजह से होती है। अब इनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स आपने डिटेल में पढ़नी है, जैसे कि हाई मेल्टिंग पॉइंट, लस्टर, इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी, मैलिएबिलिटी और डक्टिलिटी, ये दोनों आपको डिफरेंस पता होना चाहिए।
इन दोनों में क्या फर्क होता है? मैलिएबिलिटी ऐसी एबिलिटी टू फॉर्म शीट्स, यानी कि आप अपने एलिमेंट्स को पतली पतली शीट्स के अंदर ऑफ लार्ज सरफेस एरिया कन्वर्ट कर सकें, और डक्टिलिटी का मतलब एबिलिटी टू फॉर्म वायर्स। तो ये एबिलिटी आपको डिटेल में पढ़नी है क्या होती है। सेकंड आपके पास है आयनिक क्रिस्टल्स। आयनिक क्रिस्टल्स आप कहते हैं ऐसे क्रिस्टल्स को जिसके अंदर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आयंस मौजूद हो। अब फॉर एग्जांपल आपके पास NaCl एक एलिमेंट है, एक आपका सब्सटेंस है, तो NaCl जो सब्सटेंस है ये आपके पास बना रहा है आयनिक क्रिस्टल। अगर यहाँ पर गौर करें तो NaCl दो अपोजिट चार्ज आयंस मौजूद हैं। इंडिविजुअल एलिमेंट, इंडिविजुअल आयन की यहाँ पर जो कैरेक्टरिस्टिक है वो इतनी है मैटर नहीं करती जिस तरह पीछे एटॉमिक क्रिस्टल में थी। तो यहाँ पर आयन आपस में मिलकर एक क्रिस्टल बना रहा होगा और उसकी फिर प्रॉपर्टीज होंगी, जैसे कि यहाँ पर हाई मेल्टिंग पॉइंट्स या इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन इन फ्यूज स्टेट। यहाँ पर ज्यादातर सोल्यूशन फॉर्म या फ्यूज स्टेट, NaCl फ्यूज स्टेट के अंदर भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, अदरवाइज इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। बाकी जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं, ब्रिटलनेस, हार्डनेस, इनडेफिनेट ग्रोथ ऑफ क्रिस्टल एंड सो ऑन। नेक्स्ट आपके पास है कोवलेंट क्रिस्टल्स। कोवलेंट क्रिस्टल्स आप कहते हैं ऐसे क्रिस्टल्स को जो कि हेल्ड बाय कोवलेंट बॉन्ड्स। एटम्स अगर कोवलेंट बॉन्ड्स बनाकर आपस में एक क्रिस्टल बनाते हैं तो ऐसे क्रिस्टल्स को आप कहते हैं कोवलेंट क्रिस्टल्स, जैसे कि आपका ग्रेफाइट, डायमंड, ये सारे आपके पास क्रिस्टल्स हैं। तो डायमंड आपके पास जो है इनके दरमियान अगर बॉन्ड बनता है कार्बन टू कार्बन, तो 4 कार्बन आपस में मिलकर बॉन्ड बनाते हैं और इनके दरमियान जो एंगल है 109 एक स्पेसिफिक डिग्री है, जिसका जो आपके पास शेप है उसको कहा जाता है टेट्राहेड्रल एंगल। इसी तरीके से आपके पास ग्रेफाइट है, उनके दरमियान 120 डिग्री होता है और ये जो फॉर्म करते हैं लेयर स्ट्रक्चर होता है इनका हेक्सागोनल लेयर स्ट्रक्चर। तो ये डिफरेंट कोवलेंट क्रिस्टल्स हैं डिफरेंट टाइप के, हालांकि एलिमेंट यहाँ पर कार्बन सेम है, इनकी प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट हो जाती हैं। अब ये जो आपके पास फॉर्म है ये कहलाती है एलोट्रोपिक फॉर्म, तो ये आगे चल के हमने डिस्कस करना है। यहाँ पर आपको डायग्राम गिवन है, स्पेस लैटिक्स ऑफ डायमंड एंड स्पेस लैटिक्स ऑफ ग्रेफाइट। ग्रेफाइट आपके पास जिस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, इनके दरमियान ये जो लेयर है इनके दरमियान वीक वंडरवॉल फोर्सेस होती हैं, वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। डायमंड में ऐसी कोई फोर्स नहीं है, सारे स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्डेड होते हैं, इनके दरमियान खाली स्पेस इस तरीके से नहीं होती। तो टाइप आपके पास दोनों की डिफरेंट है, एक आपका डायमंड दूसरा ग्रेफाइट, लेकिन है दोनों कार्बन ही। नेक्स्ट टाइप पे बात करते हैं मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स। मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स आपके पास मॉलिक्यूल से बने हुए क्रिस्टल्स के ऊपर बात की जा रही है। ऐसे क्रिस्टल्स जैसे कि आइस, आयोडीन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारे मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स हैं। इनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो वीक होती है ज्यादा, जैसे कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई, वीक वंडरवॉल फोर्सेज हो गई, ये सारी आपके पास वीक फोर्सेज इनको हेल्ड टुगेदर करती हैं। यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर ऑफ आइस और यूनिट सेल ऑफ सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड ये गिवन है, तो ये आपको प्रॉपर एक स्ट्रक्चर रखते हैं, क्रिस्टल स्ट्रक्चर इनके पास है। तो ये सारे टाइप्स ऑफ क्रिस्टल्स आपके पास मौजूद थे। नेक्स्ट आपके पास है आइसोमॉर्फिज्म। आइसोमॉर्फिज्म आप क्या कहते हैं? ऐसे दो सब्सटेंसेस जिनके स्ट्रक्चर, क्रिस्टल स्ट्रक्चर सेम है लेकिन इटसेल्फ दो डिफरेंट है, तो आइसोमॉर्फिज्म आपके पास ऐसे सब्सटेंसेस कहलाते हैं जिनमें से दो सब्सटेंस आप डिफरेंट लें लेकिन दोनों का क्रिस्टल स्ट्रक्चर सेम हो, और इस फिनोमेना को आप कहते हैं आइसोमॉर्फिज्म। फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पर सोडियम फ्लोराइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड मौजूद है, दोनों का जो क्रिस्टल है ये सेम है लेकिन दोनों डिफरेंट सब्सटेंसेस हैं, दोनों क्यूबिक क्रिस्टल फॉर्म करते हैं। इसी तरीके से ये एग्जांपल है कि दोनों के ट्राइगोनल स्ट्रक्चर होते हैं। इनकी एग्जांपल अगर लें तो दोनों के ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल्स हैं, स्ट्रक्चर इनका सेम है लेकिन सब्सटेंसेस डिफरेंट है। तो ऐसे क्रिस्टल्स, ऐसे सब्सटेंसेस जिनका क्रिस्टल स्ट्रक्चर सेम हो तो उन्हें कहते हैं आइसोमॉर्फस। अब जितने भी आइसोमॉर्फिक सब्सटेंसेस हैं दे हैव डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, लेकिन इनका जो आपका एम्पेरिकल फॉर्मूला है, एम्पेरिकल फॉर्मूला का मतलब कितने नंबर ऑफ एटम्स मौजूद हैं किसी सब्सटेंस के अंदर, तो यहाँ पर आपके पास सोडियम फ्लोराइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड में 1:1 है एटम्स का, एंड सो ऑन। तो ये आपके पास इस तरीके से कुछ प्रॉपर्टीज गिवन है, ये सारे के सारे रिप्रेजेंट कर रहे हैं आइसोमॉर्फिज्म को। नेक्स्ट आपके पास है पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म आपके पास बिल्कुल डिफरेंट है, यानी कि आपके पास एट सर्टेन डिफरेंट कंडीशन कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो एक टाइप से ज्यादा क्रिस्टल रखता हो, यानी कि सब्सटेंस सेम है लेकिन उसके क्रिस्टल टाइप ज्यादा हो, तो ऐसे सब्सटेंस को आप कहते हैं पॉलीमॉर्फस, या इस फिनोमेना को कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। फॉर एग्जांपल कैल्शियम कार्बोनेट आपके पास है, इसके दो क्रिस्टल्स एग्जिस्ट करते हैं, एक कैल्साइट, दूसरा आपके पास एरागोनाइट। तो ये जो कैल्साइट है ये ट्राइगोनल है, एरागोनाइट आपके पास ऑर्थोरोम्बिक है। सेम सब्सटेंस है लेकिन इनके स्ट्रक्चर डिफरेंट है, इनका क्रिस्टल सिस्टम डिफरेंट है।
नेक्स्ट टॉपिक आपके पास है यूनिट सेल। यूनिट सेल आप कहते हैं कि किसी भी क्रिस्टल स्ट्रक्चर के जो कि आपके लार्ज अमाउंट ऑफ क्रिस्टल्स रखता है, उसका एक छोटा सा हिस्सा अगर आप देखें तो वो छोटा सा हिस्सा आपको रिपीटिशन में नजर आएगा। यानी कि आपके पास जो लार्ज नंबर ऑफ रिपीटिशन हो रही है एक छोटे से यूनिट सेल की, एक छोटे से क्रिस्टल की, तो वो छोटा सा क्रिस्टल आपके कहलाते हैं यूनिट सेल। ये जो आपका बेसिक स्ट्रक्चर है, बेसिक यूनिट है, ये आपका रिपीट हो रहा है 3 डायमेंशंस के अंदर और ये रिपीटिशन चलती जा रही है। ये जो रिपीटिशन चलती जा रही है इस छोटे से बेसिक स्ट्रक्चर को आप कहते हैं यूनिट सेल। आपका जो यूनिट सेल है ज्योमेट्रिकल शेप इसकी डेफिनेट होती है, इसका जो एंगल है, इसके जो साइड्स हैं, ये सब बेसिक सेम होते हैं। सिंपल आप इस तरीके से लें कि आप चीनी के छोटे छोटे दाने हैं उसको जमा करते जा रहे हैं और फिर उसको एक बड़ा सा टुकड़ा बना के रख दें, तो अगर आप उसको तोड़ेंगे तो जो इंडिविजुअल छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं चीनी के, वो आपके पास शुगर के छोटे पार्टिकल्स सबके सेम ही होंगे अगर आप उसको गौर से देखेंगे, अगर आप उसको स्मॉलर लेवल पे लेके जाके देखेंगे। तो ये जो लेंथ आपके पास होती है इनकी, या जो इनके एंगल्स होते हैं, ये कहलाते हैं सेल डायमेंशंस और सेल पैरामीटर्स। ये आपके पास यूनिट सेल का टॉपिक था। अब स्पेस और लैटिक्स के ऊपर बात करते हैं। तो स्पेस या क्रिस्टल लैटिक्स का मतलब कोई भी आपके पास एटम, मॉलिक्यूल, आयन है क्रिस्टल के अंदर, तो अगर आप उसको कहीं पे भी उठा के देखें, फॉर एग्जांपल ये आपका एक पूरा एक क्रिस्टल है, उसके अंदर ये छोटा सा एक यूनिट सेल आपको डार्क करके दिया हुआ है, तो ये जो आपका क्रिस्टल है इसको आप उठा के यहाँ पर भी ले जाएं, ये सारा स्पेस कहलाता है। और अगर आप इसको दूसरा नाम दें तो ये क्रिस्टल लैटिक्स कहलाता है। स्पेस बोले या क्रिस्टल लैटिक्स बोले, ये सब एक ही बात है। अब चाहे मैं बात करूं इन पॉइंट्स की या इन पॉइंट्स की, इस पूरे क्रिस्टल लैटिक्स के अंदर ये सारा कुछ सेम होगा, यानी कि ये एलिमेंट सेम होंगे, इनकी प्रॉपर्टी सेम होंगी, ईच एंड एवरी फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी विल बी सेम। और अगर आप इसमें ये देखना चाहें कि आपके पास एलिमेंट क्या है, तो एलिमेंट यहाँ पर और यहाँ पर दोनों सेम ही होंगे। तो ये आपके पास सब कुछ आइडेंटिकल रिप्रेजेंटेशन होती है किसी भी क्रिस्टल लैटिक्स के अंदर। अब नेक्स्ट टॉपिक है क्रिस्टल सिस्टम। इस सिस्टम को मैं जल्दी जल्दी आगे लेके चलूंगा क्योंकि ये सिस्टम बहुत बड़ा है, क्योंकि हम यहाँ पर एमसीक्यूज से रिलेटेड बात कर रहे हैं, तो हमें ये पूरा याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हमें समझना है, टॉपिक्स हमें जहन में रखना है। तो पहला आपके पास क्रिस्टल सिस्टम है क्यूबिक सिस्टम। क्यूबिक सिस्टम में आपके पास तीनों साइड्स और तीनों एंगल्स बराबर होते हैं और बराबर होते हैं 90 डिग्री के। एग्जांपल ये सारी आप लोग खुद देखेंगे। टेट्रागोनल सिस्टम आपके पास जिसमें दो साइड्स बराबर हो, तीसरी साइड बराबर ना हो, लेकिन एंगल तीनों बराबर हो, 90 डिग्री के बराबर हो। तीसरी टाइप आपके पास है ऑर्थोरोम्बिक सिस्टम। ऑर्थोरोम्बिक सिस्टम के अंदर तीनों साइड्स बराबर नहीं होती, लेकिन तीनों एंगल्स बराबर होते हैं 90 डिग्री के। इसी तरीके से आपके पास चौथी टाइप है ट्राइगोनल, जिसको आप रोम्बोहेड्रल सिस्टम भी कहते हैं। तो ट्राइगोनल या रोम्बोहेड्रल सिस्टम आपके पास, इसके अंदर तीनों साइड सेम होती हैं, लेकिन दो एंगल बराबर होते हैं, तीसरा एंगल भी बराबर होता है लेकिन 90 डिग्री के बराबर नहीं। तो आपके पास तीनों एंगल्स बराबर होते हैं, 90 डिग्री के बराबर नहीं होते। इनके एंगल्स की रेंज डिफरेंट होती है, 90 डिग्री से कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है। फिफ्थ टाइप आपके पास है हेक्सागोनल सिस्टम। हेक्सागोनल सिस्टम में दो साइड्स बराबर होती हैं, तीसरी बराबर नहीं होती। दो साइड्स 90 डिग्री के बराबर होते हैं एंगल्स, और तीसरा एंगल 120 डिग्री के बराबर होता है। तो दो एंगल 90 डिग्री के बराबर, तीसरा एंगल अगर 120 डिग्री के बराबर है और दो साइड्स इक्वल है, तीसरी अनइक्वल है, तो ऐसी टाइप को आप कहते हैं हेक्सागोनल सिस्टम। सिक्स्थ सिस्टम पे बात करते हैं। आपके पास मोनोक्लिनिक सिस्टम। मोनोक्लिनिक सिस्टम में तीनों टाइप्स आपस में अनइक्वल होती हैं, दो एंगल्स अल्फा और गैमा 90 डिग्री के बराबर होते हैं, बस बीच में जो बीटा एंगल है ये 90 के बराबर नहीं होता। और लास्ट टाइप आपके पास आती है ट्राइक्लिनिक सिस्टम। ट्राइक्लिनिक सिस्टम में आपके पास जितने भी साइड्स हैं ये आपस में बराबर नहीं होती और जितने भी एंगल्स हैं ये आपस में बराबर भी नहीं होते और ना ही 90 डिग्री के बराबर होते हैं। तो ये आपके पास लास्ट सिस्टम था ट्राइक्लिनिक सिस्टम। टोटल 7 क्रिस्टल सिस्टम यहाँ पर आपने डिस्कस किए हैं। ये आपको एमसीक्यूज के लिए ये याद होना चाहिए, नाम और उनके साथ कौन कौन से सब्सटेंसेज हैं उनके टाइप भी पता होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल एमसीक्यू इस तरह भी आ सकता है कि ये बताएं कि आपके पास कॉपर सल्फेट किस क्रिस्टल सिस्टम में एग्जिस्ट करता है। आपको ये नहीं गिवन होगा, अगर गिवन होगा तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ज्यादातर ये गिवन नहीं होता, तो आपको ये याद होना चाहिए कौन सा सब्सटेंस किस क्रिस्टल सिस्टम में मौजूद है। वैसे इस तरह के एमसीक्यूज कम ही आते हैं, ना होने के बराबर आते हैं, लेकिन फिर भी अगर आप अपनी तैयारी अच्छी करना चाहते हैं तो ये सब आपको याद होना चाहिए। लास्ट टॉपिक पे बात करते हैं इस चैप्टर की, फिर इस चैप्टर को एंड करते हैं।
आपके पास चेंजेस ऑफ स्टेट, यानी कि अब आप मेल्टिंग या फ्यूजन के ऊपर बात कर रहे हैं। तो मेल्टिंग पॉइंट हमें पता है, मेल्टिंग ऐसा प्रोसेस जिसमें हम अपने सॉलिड को कन्वर्ट कर रहे हैं लिक्विड के अंदर बाय बॉइलिंग या हीटिंग। तो हम टेम्परेचर देकर आपके सॉलिड को कन्वर्ट करते हैं लिक्विड के अंदर। अब मेल्टिंग पॉइंट का मतलब एक ऐसा टेम्परेचर, पर्टिकुलर टेम्परेचर, हर सॉलिड का पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है ज्यादा सॉलिड्स का, जिसमें वो कन्वर्ट हो जाते हैं फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड। अब मेल्टिंग पॉइंट को इस तरीके से हम डिस्कस कर सकते हैं कि दैट टेम्परेचर एट विच देयर इज इक्विलिब्रियम बिटवीन सॉलिड एंड लिक्विड फेज, यानी कि ऐसा पॉइंट जिसके अंदर इक्विलिब्रियम हो दोनों सॉलिड और लिक्विड फेज के दरमियान, तो उसे कहा जाता है मेल्टिंग पॉइंट। अब मेल्टिंग पॉइंट किन चीजों की वजह से अफेक्ट हो सकता है? नंबर 1, इम्प्योरिटीज, यानी कि आप अपने किसी भी सब्सटेंस के अंदर कुछ दूसरा सब्सटेंस डाल दें, यानी कि अंदर मेरी आइस है वाटर की, यानी कि पानी है H2O, उसके अंदर मैं कोई दूसरी इम्प्योरिटी डाल दूं तो उसका जो मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड है वो चेंज हो जाएगा। अब वो पहले भी आ सकता है या बाद में, यानी कि 0 डिग्री से आगे भी चले जाए या पीछे माइनस में आ जाए, तब भी ये मेल्ट हो सकता है। तो डिपेंड करता है आपके इम्प्योरिटीज के ऊपर। और सेकेंड आपके पास फैक्टर है प्रेशर का। अगर आप प्रेशर चेंज करेंगे तो मेल्टिंग पॉइंट जो है चेंज हो सकता है, यानी कि अगर आप दो सब्सटेंस विच एक्सपेंड ऑन मेल्टिंग, अगर आप उनका प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो मेल्टिंग पॉइंट भी इंक्रीज हो जाता है। तो प्रेशर भी एक तरह से फैक्टर है जो कि आपके मेल्टिंग पॉइंट को चेंज कर सकता है। नेक्स्ट आपका है यहाँ पर टॉपिक लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो पहले तो ये समझना लैटेंट हीट कहते क्या है। लैटेंट हीट आपके पास वो हीट होती है जो कि आपके पास एक्सेस अमाउंट ऑफ हीट है, यानी कि आपको वो अमाउंट ऑफ हीट जो कि कन्वर्ट करना है फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट ऑफ मैटर, तो उस हीट को आप कहते हैं लैटेंट हीट। अब लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का मतलब वो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज सॉलिड इनटू लिक्विड। फ्यूजन का मतलब सॉलिड को कन्वर्ट करना है लिक्विड में एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। अब उसके लिए स्पेसिफिक कर दिया कि 1 ग्राम ऑफ सॉलिड होना चाहिए, तो उतना अमाउंट ऑफ जो आपको लैटेंट हीट चाहिए उसे आप कहेंगे लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब यहाँ पर दो टाइप की हीट के ऊपर बात की जाती है, एक आपके पास लैटेंट हीट है, दूसरा आपके पास है सेंसिबल हीट। अब सेंसिबल हीट आपके पास वो अमाउंट ऑफ हीट है जो टेम्परेचर बढ़ाने में आपको जरूरत है। फॉर एग्जांपल आपके पास बर्फ पड़ी थी -10 डिग्री सेंटीग्रेड में, इसको आप लेके आए 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक, तो -10 से लेके 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो टेम्परेचर आपने दिया वो सारी की सारी हीट कहलाती है सेंसिबल हीट। लेकिन आपके 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 0 डिग्री सेंटीग्रेड ही था, लेकिन यहाँ पर आपके पास सॉलिड था और यहाँ पर आपके पास लिक्विड हो गया। तो जो आपने हीट अमाउंट दिया, हीट एनर्जी तो आप दे ही रहे हैं, टेम्परेचर तो आप दे ही रहे हैं, आपका टेम्परेचर बढ़ रहा है, लेकिन उस टेम्परेचर में आपके कन्वर्जन हो रही है फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, आपकी स्टेट ऑफ मैटर कन्वर्ट हो रही है। तो ऐसे हीट एनर्जी को आप कहते हैं लैटेंट हीट। तो जो लैटेंट हीट है वो ज्यादातर आपके पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को तोड़ने में काम आ रही होती है। ये आपका पूरा टॉपिक था। आज हमने पूरा चैप्टर नंबर 2 डिस्कस कर लिया। काफी लंबा लेक्चर हो गया क्योंकि चैप्टर भी बहुत बड़ा है, इसके अंदर काफी चीजें हमने डिटेल में भी डिस्कस की हैं। फिर भी जितनी भी कोशिश हो सकती थी मैंने की आपको समझाने की। अगर कोई भी चीज यहाँ पर आपको समझ नहीं आई तो आप मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं और जो भी कंफ्यूजन है वो हम क्लियर कर लेंगे बाद में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।